साथियों नमस्कार। ये देखिए, आपके लिए दिख रहा होगा आई थिंक। आपके लिए कितने बढ़िया बढ़िया शॉर्ट नोट्स तैयार करें। ये देखो, ये सारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे आपको, टेलीग्राम चैनल के ऊपर। पेंसिल से लिखे हुए हैं, थोड़ा ऐसे दिख रहा होगा लेकिन वैसे सही दिख जाएगा आपको। तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हमारा लगभग 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 हमारा 95% कोर्स कंप्लीट हो चुका है। कितना? 95%। क्या क्या पढ़ लिया अपन ने? नगर पालिका की धाराएं, धारा 1 से लेकर और धारा जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 327 तक, ठीक है, ये कंप्लीट कर लिया है हमने। और दूसरे नंबर पे हमने क्या पढ़ी थी दोस्तों? योजनाएं पढ़ी थी। योजनाएं हमने कंप्लीट पढ़ ली है। अब तीसरा जो है हमारे नियम बच रहे हैं। अब नियम का ऐसा है दोस्तों, ये 2 क्लास में कंप्लीट होंगे। एक क्लास आज हो जाएगी अपनी, और दूसरी क्लास जो है हमारी नेक्स्ट जब भी होगी तब हम 2 नियम पढ़ेंगे इसमें, और इसमें आज हम 1 नियम पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे हम राजस्थान नगरपालिका सामान्य क्रय अनुबंध और नियम 1974। ये वाला जो नियम है, तीनों नियमों में सबसे ज्यादा थोड़ा सा तकलीफ देने वाला है। टिपिकल है, टिपिकल वैसे नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा तो कोई टिपिकल नहीं है, लेकिन टिपिकल ऐसे है कि इसकी लैंग्वेज और ये थोड़ी जो वर्डिंग है ना, वो थोड़ी टिपिकल लगती है। अपन आसान भाषा में ये जो मैंने आपको बताए ना, ये जो मैंने आपको नोट्स बताए, ये बिल्कुल आसान भाषा में, ये आपको सबको मिलेंगे। लेकिन पहले क्लास देखो, पहले समझो, उसके बाद ये नोट समझ में आएंगे। समझोगे नहीं तो फिर तो ये ले लेना, कोई मेरे को तो क्या दिक्कत है, मैं कोई पासवर्ड वासवर्ड भी नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मिल जाएंगे। जो सीरियस तैयारी कर रहा है वो थोड़ा तरीके से तैयारी करेगा, क्योंकि वहाँ पर एक एक पर्सन, एक एक नंबर की ना बहुत वैल्यू है। क्यों? सीटें कम है इसलिए। कट ऑफ जाएगी हाई, वापस से हाई जाएगी, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि सीटें कम है। क्या है दोस्तों? सीटें कम है ना, इस चक्कर में। ठीक है, पेपर का लेवल कुछ भी हो, हमें तैयारी हमारी अच्छे वाले लेवल से ही करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय, सामान क्रय और अनुबंध नियम 1974। सामान्य बोलता हूं इसको बार बार, क्योंकि पता नहीं आदत में आ रखा है। सामान है ये ना, सामान मतलब कोई भी माल वगैरह खरीदना है नगर पालिका को, या कोई काम वगैरह करवाना है किसी ठेकेदार के थ्रू, तो वो इस नियम के तहत टेंडर वगैरह किए जाते हैं, उसके आधार पर ये होता है। ठीक है, अब आपने सुना होगा नगर पालिका क्या करती है? टेंडर करती है। टेंडर क्या करती है? निविदा करती है कि नगर पालिका कोई भी सामान खरीदना हो, मान लो नगर पालिका को चाहिए, गाड़ी वाली आया घर से कचरा निकाल, वो जो गाड़ियां आती है ना, वो गाड़ियां चाहिए 50 नगर पालिका को। ठीक है, हर वार्ड में एक गाड़ी लगानी, 50 वार्ड है, 50 गाड़ियां लगेगी, तो वो सामान क्रय हो गया। या फिर और भी कोई भी जैसे सामान खरीदना है, झाड़ू खरीदनी है, या हम बात करें स्टेशनरी खरीदनी है, या कैमरे खरीदने हैं, या कुछ भी XYZ, कुछ भी नगर पालिका को आवश्यकता है और वो चीज नगर पालिका को खरीदनी है, तो टेंडर कैसे किया जाएगा, कितने रुपए का खर्चा होता है। अगर 1 लाख रुपए तक खर्चा है तो उस पे जो है सामान आएगा, तो उस पे साइन कौन करेगा चेक पे, उस सामान को चेक कौन करेगा, जिम्मेदारी किस किस की है, ये सारे जो है चीजें सामान क्रय अनुबंध में लिखी हुई है 1974 वाले में। हालांकि पता नहीं ये DLV वालों ने क्यों इसको जो है डाला है सिलेबस के अंदर, क्योंकि आजकल जो है BSR 2012 से ही सारी चीजें खरीदी जाती है। ये 1974 का नियम है, तो ये थोड़ा सा अभी चेंजेस हो चुके हैं चीजों में, लेकिन फिर भी जो है अभी सिलेबस में है तो अपन को पढ़ना पड़ेगा। तो ये है बात कि हमें जो है ये चीज ध्यान में रखनी है। अब ये जो नियम है, ये आज पूरा नियम कंप्लीट करेंगे बहुत आसान तरीके से, बहुत इजी लैंग्वेज में। अब ये जो नियम है ना दोस्तों, इस नियम किस बारे में मैं आपको बताऊं, इसमें जो है, यहां मैं बताता हूं, टेंडर, निविदा, ठीक है, ये ध्यान में रखना, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। ठीक है, किस तरह से किए जाते हैं, किस तरह से जो है बोली लगाई जाती है, किस तरह से टेंडर भरे जाते हैं, कौन टेंडर भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, कितने रुपए तक के टेंडर के लिए कौन जो है प्राधिकृत है, सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि राजस्थान नगरपालिका सामान क्रय और अनुबंध, ठीक है, और नियम 1974, इसके अंदर दोस्तों, इस पूरे नियम के अंदर कितने नियम है, मतलब कितने रूल नियम है, मतलब कितनी धाराएं, एक तरह से अपन बोल सकते हैं। तो धारा 1 2 जैसे है ना, तो इसमें है टोटल दोस्तों 17। कितनी है? 17। तो इसमें हम जो पहला रूल है वो क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है पहले रूल में, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। किसका? संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। किसका? इस वाले नियम का संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। तो इन नियमों का नाम क्या कहलाएगा? राजस्थान नगरपालिका सामान क्रय अनुबंध 1974 कहलाएगा, पहली चीज। इसका जो प्रारंभ है वो कब से हुआ है? ये जो प्रारंभ है दोस्तों, ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख, राजपत्र में गजट नोटिफिकेशन बना था 16 फरवरी 1975।
ठीक है, 16 फरवरी 1975 को ये गजट नोटिफिकेशन आया था और 16 फरवरी 1975 के बाद अखबार में गजट नोटिफिकेशन निकला था और नोटिफिकेशन निकलने के एक माह बाद मतलब 16 मार्च 1975, 16 मार्च 1975 को ये क्या है, लागू हो गया सभी नगर पालिकाओं में, जितनी भी नगर पालिका है। नगर पालिका इंदा से देखो, नगर पालिका अब इतना आपने पढ़ लिया होगा, मुझसे नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, ये सारी जो प्लेलिस्ट भी मैं आपको डाल दूंगा। नगर पालिका का मैं जहां पे भी बोल रहा हूँ, जिक्र कर रहा हूं, तो नगर पालिका का मतलब है नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम, तीनों नगर पालिका के अंदर शामिल है। अब नगर पालिका और नगर पालिका बोर्ड में क्या अंतर है कि नगर पालिका के अंदर नगर पालिका बोर्ड होता है। अपन ने जो धारा 4 पढ़ी थी ना, मैं आप यहाँ पे स्पष्ट कर देता हूं, धारा जो 4 पढ़ी थी तो मैंने वहां पे बताया था कि नगर पालिका को इससे छूट है ना। अब एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था नगर पालिका का छूट है कि नगर पालिका बोर्ड को, ठीक है, मैंने क्या फ्लो में बोल दिया नगर पालिका का, लेकिन जो सही तैयारी कर रहा है ना उसको पता है कि नगर पालिका बोर्ड और नगर पालिका में डिफरेंस है। तो ऑप्शन में अगर नगर पालिका और नगर पालिका बोर्ड आ गया तो दोस्तों 4 नंबर में 4 धारा नगर पालिका बोर्ड से संबंधित है, उसमें छूट दी हुई है केवल नगर पालिका बोर्ड को। नगर पालिकाओं में तो तीनों आ जाते हैं, नगर पालिका बोर्ड में केवल एक ही आता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीज है इसमें, तो ये ध्यान रखना कि सभी जो नगर पालिकाएं हैं उनमें जो है ये लागू होगी, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे नगर परिषद हो, चाहे नगर पालिका बोर्ड हो। 16 मार्च 1975 को ये लागू हुआ है। इसमें परिभाषा दी हुई है, परिभाषा में स्पेशल परिभाषा है क्रय अधिकारी की, है ना। क्रय अधिकारी क्या होता है, क्रय अधिकारी को बोला गया है जो खरीदेगा सामान, कोई भी सामान खरीदेगा उसको बोला गया है क्रय अधिकारी। अब इसमें सामान ही नहीं खरीदा जाता, सामान के साथ साथ जैसे मान लो कहीं सड़क बनानी है, सड़क बनानी है और सड़क बनाने के लिए टेंडर करना है, निविदा करनी है, तो भी वो इसके अंदर सामान क्रय और कार्य निष्पादन के लिए सड़क बनाने के लिए टेंडर करता है। तो क्रय अधिकारी कौन हो गया, जो मांग करे, मांग करता अधिकारी या क्रय अधिकारी से क्या मतलब है, जो उस नगर पालिका का, नगर निगम का, नगर परिषद का क्या है, ईओ है, आयुक्त है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी है, सीएमओ, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर। ठीक है, सीएमओ से मतलब है क्रय अधिकारी या मांगकर्ता अधिकारी, मतलब सीएमओ। सीएमओ अपना वो नहीं, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, इसका मतलब है चीफ म्युनिसिपल ऑफिस, मुख्य नगरपालिका अधिकारी। इन नियमों में प्रयुक्त किंतु परिभाषित नहीं किए गए सभी शब्दों के अर्थ वही होंगे जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1 के अंदर निर्धारित किए हुए। नगरपालिका एक्ट में जो परिभाषाएं दी हुई है वो सारी परिभाषाएं यहाँ पे मानी जाएगी, केवल ये क्रय अधिकारी वाली नहीं दी गई थी, तो क्रय अधिकारी वाली अभी यहाँ पे उल्लेखित कर दी गई है। ठीक है, तो 2 हमारी ये जो है नियम समझ में आ गए होंगे। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ नंबर 1, नंबर 2 परिभाषाएं। अब नंबर 3 देखो, यहां से हमारा जो है ये जो है नियम शुरू होता है सही मायनों में। नंबर 3 क्या कहता है, नंबर 3 कहता है निविदा द्वारा, मतलब टेंडर द्वारा सामान का क्रय करना, निविदा द्वारा सामान का क्रय करना, इसको थोड़ा सा अपन, हाँ, निविदा द्वारा सामान का क्रय करना और कोई भी कार्य का निष्पादन कराने के लिए नंबर 3 कहता है। नंबर 3 क्या कहता है, कोई भी सामान अगर खरीदोगे और कार्य का निष्पादन करोगे तो किस तरह का सामान और कितने रुपए का सामान आप खरीद सकते हो, वो इसमें लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है इसमें कि दोस्तों अगर कोई राज्य सरकार द्वारा जारी किसी आदेश के अधीन रहते हुए इन नियमों में निर्धारित उपबंधों के अलावा, मतलब राज्य सरकार ने कोई अलग से ऑर्डर जारी कर दिया हो तो ये जो है रूल एक्ट लागू नहीं होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी जो हमें नॉर्मली नगरपालिका सामान खरीदेगी तो ऐसी सामग्री या सामान खरीदती है नगरपालिका, है ना, जिसमें 1000 रुपए से अधिक का व्यय हो। मतलब अगर कोई सामान खरीदना है आपको, नगरपालिका को कोई सामान, देखो मैंने 2 चीज बताई, कोई सामान खरीदना है या कोई कार्य करवाना है। ठीक है, अगर कोई सामान खरीदना है और जिसमें खर्चा आ रहा है कोई सामान में 1000 रुपए या उससे ज्यादा, 1000 रुपए से अधिक, 1000 रुपए से अधिक का खर्चा आ रहा है, तो दोस्तों टेंडर करना पड़ेगा। टेंडर करना पड़ेगा अगर किसी सामान को खरीदने में 1000 रुपए से ज्यादा का खर्चा आ रहा है। अब दोस्तों आप सोचोगे 1000 रुपए से ऊपर का, मान लो अगर किसी को 2000 रुपए का सामान खरीदना है तो भी क्या टेंडर करना पड़ेगा? दोस्तों रूल्स के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। लेकिन अब ये रूल्स देखो, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि डीएलवी ने पता नहीं क्यों सिलेबस में डाला है, ये अभी प्रासंगिक नहीं है बहुत जगह पर। ये जो है कुछ इसके जो नियम है वो प्रासंगिक है, बाकी प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि बीएसआर फॉलो होता है।
2012, ठीक है। तो 2000 जो रुपए हैं इस आज 1974 में, तो ये बहुत है। 2000 का मतलब 20,000 रुपए मान लो 1974 के हिसाब से, 1975 के हिसाब से जब ये लागू हुआ था, लेकिन आज के हिसाब से 2000 रुपए तो कम ही है ना, ठीक है। तो ये चीज है। तो फिर भी हमें ध्यान रखना है, मेरे को तो हमारा सिलेबस से कंप्लीट करना है, बाद में तुम करते रहना, ईओ बन जाओगे तो ठीक है, ईओ बन जाओगे तो समझते रहना। पर ये बेसिक तो चीज यही है, बाकी तो फिर वो रेट वगैरह तो चेंज है, बाकी बेसिक चीज तो यही है, ठीक है। तो सामान क्रय कर रहे हो तो 1000 रुपए से अधिक का अगर सामान खरीद रहे हो आप, तो आपको जो है दोस्तों टेंडर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टेंडर करना पड़ेगा। और अगर कोई कार्य करवाना है, किसी भी तरह का, कोई रोड बनवानी है, कोई गड्ढा खुदवाना है, कोई मकान बनाना है, कोई भवन बनाना है, तो अगर वो कार्य 2000 रुपए से अधिक का अगर उसमें खर्चा हो रहा है, 2000 रुपए से अधिक का अगर उसमें व्यय हो रहा है, तो फिर आपको टेंडर कराना पड़ेगा। तो नियम 3 क्या कहता है कि सामान अगर खरीदना है तो 1000 रुपए से अधिक, और कार्य अगर करवाना है तो 2000 रुपए से अधिक अगर है, तो ऐसी स्थिति में आपको टेंडर कराना होगा, संविदा कराना होगा। अगर संविदा तब तक नहीं करवाई जाएगी जब तक कि इसके लिए निर्धारित रीति से निविदाएं आमंत्रित न कर ली जाए। मतलब ये सामान क्रय करने के लिए या फिर इस कार्य को करवाने के लिए, कोई भी कार्य को करवाने के लिए निविदाएं आमंत्रित कर ली जाएंगी, और निविदाएं तब तक आमंत्रित नहीं मानी जाएगी जब तक कि जो है सक्षम अधिकारी, जो भी है सक्षम अधिकारी, नियम 14 में लिखा हुआ है। हम आगे जो पढ़ेंगे, मैंने बताया था ना कि 17 जो नियम है इसके अंदर, तो नियम 14 में लिखा हुआ है सक्षम अधिकारी। सक्षम अधिकारी कौन होगा? जो इसमें वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति जारी करता है और इसका जो पेमेंट है वो पास करने के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो उसकी स्वीकृति के बिना यह सामान नहीं खरीदा जाएगा। अगर आपने स्वीकृति प्राप्त कर ली है, ठीक है, अगर आपके पास बजट है, नगर पालिका के पास बजट है, और आपने अगर वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, F&A, फाइनेंस, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति इसको बोलते हैं। किसी भी सामान को, या मतलब आप जब गवर्नमेंट सेक्टर में जाओगे, कोई भी सामान खरीदना है, कोई काम करवाना है, तो जेब से पैसा जब तक मत खर्च करना जब तक आपको प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति नहीं मिल जाती है, ठीक है। तो कार्य कराने के लिए 2000 से अधिक और सामान खरीदने के लिए 1000 रुपए से अधिक, ठीक है, ये होता है, तब हो जाके होगा टेंडर। उसके बाद हम बात करें नियम 4। नियम 4 क्या कहता है? नियम 3 समझ में आ गया। पहले में क्या है? संक्षिप्त नाम और परिभाषा, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। सेकंड में है परिभाषा, और 30 में है निविदा कौन कब की जाएगी ना, ठीक है। 3 में है निविदा कब की जाएगी। रूल नंबर 4, उसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? सामान के क्रय की निविदाओं के मामले में निविदाएं आमंत्रित करने के लिए निम्नलिखित समय सीमा का पालन किया जाएगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है समय सीमा। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? समय सीमा। कि मान लो आपको जो है सामान खरीदना है, और सामान खरीदना है, मान लो आपको 1 लाख का सामान खरीदना है, 10 लाख का खरीदना है, तो आपको जो टेंडर निकालोगे, तो टेंडर भरने के लिए कितने टाइम का समय, कितना टाइम दिया जाएगा। तो यहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए तक, 1 लाख रुपए तक का अगर आप सामान खरीद रहे हो, ठीक है, यहां पर सामान की बात है, ठीक है, सामान की बात है। हालांकि इसको आप आगे भी आएगा ना, यहां पे देखो, ये देखो, एग्जाम की दृष्टि से ये ध्यान रखना कि यहां 4 में, 4 में केवल सामान क्रय करने की अवधि दी गई है। सामान क्रय करने की अवधि दी गई है, मतलब कार्य। तो 1 लाख रुपए तक का अगर कोई सामान खरीद रहा है ना, 1 लाख रुपए तक का अगर कोई सामान खरीद रहा है, तो उसको जो है दोस्तों क्या होगा, 7 दिन का टाइम दिया जाएगा टेंडर निकालने के लिए। मतलब टेंडर आप जो है, अगर 1 लाख रुपए तक अगर सामान खरीदना है, अच्छा मैं ये बता रहा था आपको कि सामान खरीदने के लिए नंबर 4 में सामान खरीदने के लिए जो टेंडर निकालेंगे उसकी अवधि दी हुई है, ठीक है। ऐसी अवधि कार्य निष्पादन के लिए भी दी है। जब सड़क बनाने का कोई कार्य दिया है, ठेका दिया है, तो उसके लिए भी टेंडर निकालते हैं, तो उसके लिए टेंडर में अवधि कितनी दी गई है। तो यहां पर यह ध्यान रखना कि 4 में केवल सामान क्रय के लिए बात की गई है, ठीक है। हालांकि चीजें दोनों के लिए सेम है, सामान क्रय के लिए भी अवधि ये सेम है, तो आपको याद करने में इजी रहेगा, और कार्य निष्पादन के लिए भी ये सेम है, ठीक है। लेकिन यहां पर स्पेशली ध्यान रखना, 4 में लिखा हुआ है सामान क्रय के लिए, और कार्य निष्पादन के लिए आगे लिखा हुआ है, आगे जो हम पढ़ेंगे अभी देखते हैं ना। तो यहां ध्यान रखना कि 1 लाख रुपए तक की अगर कोई सामान खरीदना है आपको, 1 लाख रुपए तक का सामान खरीदना है,
1 लाख रुपए तक का सामान खरीदना है तो टेंडर निकालेंगे और 3 दिवस के लिए बोलेंगे, 7 दिवस के लिए बोलेंगे कि आप जो है 7 दिवस में जो है टेंडर लगा सकते हैं। अगर आप 7 दिवस के बाद लगाओगे तो आपका टेंडर तो इनवैलिड बना जाएगा। अगर कोई आप 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की सीमा में कोई सामान खरीद रहे हैं तो आपको जो है टेंडर के लिए टाइम दिया जाएगा 10 दिन का। ठीक है, अगर आप 10 लाख रुपए से लेकर और 1 करोड़ रुपए तक का, 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़, 100 लाख मतलब 1 करोड़, तो अगर इसके लिए अगर सामान खरीद रहे हैं तो 15 दिन का टाइम दिया जाएगा टेंडर के लिए। 15 दिन के अंदर आप टेंडर भरो। अगर आप 1 करोड़ से अधिक का सामान खरीद रहे हैं, 1 करोड़ से अधिक का कोई सामान खरीद रहे हैं, कोई परचेज कर रहे हैं चीज, तो आपको नगर पालिका कितना टाइम देगी? 30 दिन का टाइम देगी आप टेंडर लगाने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो सामान क्रय करने के लिए, सामान क्रय करने के लिए आपको टाइम मिलेगा 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन। कितना? 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन। ठीक है, आगे देखो 4 क समझ में आ गया। 4 ख में क्या लिखा हुआ है? इस समय सीमा की गणना उस दिन से जिस दिन से निविदा आमंत्रित करने का नोटिस समाचार पत्र के प्रकाशित हुआ है उस दिन से तब तक के लिए निविदा आमंत्रित की गई है तब तक की जाएगी। मतलब इस समय सीमा की गणना कब से कब तक की जाएगी तो वो मैं बताऊं आपको। समय सीमा की जो गणना है, इस समय सीमा की जो गणना है वो कब से कब तक की जाएगी दोस्तों? एक सेकंड, इस समय सीमा की जो गणना है वो की जाएगी। जैसे मान लो आज आपने अखबार में दे दिया, अखबार के अंदर आपने दे दिया कि नगर पालिका जो है ये सामान खरीदना चाहती है और इसके लिए इच्छुक जो है निविदाकर्ता आवेदन कर सकते हैं, निविदाएं डाल सकते हैं, टेंडर डाल सकते हैं। तो आज की तारीख से जिस दिन अखबार में प्रकाशन हुआ है उससे 7 दिवस की अवधि, उससे 10 दिनों की अवधि, उससे 15 दिन, उससे 30 दिन की अवधि ये मानी जाएगी। ठीक है, आगे देखो सामान क्रय और लोक निर्माण कार्य हेतु, सामान खरीदना हो या कोई लोक निर्माण कार्य करना हो और निविदा आमंत्रित करने की अवधि में अधिकतम 24 घंटे की कटौती की जा सकती है। मान लो कि आपको ऐसा लग रहा है कि यार 7 दिवस की अवधि बहुत ज्यादा और हमें तो बहुत जरूरी काम है और बहुत जल्दी ये जो है क्या कर सकते हैं, हम खरीद सकते हैं, तो इसमें जो है 7 दिवस की जगह हम 6 दिवस कर देते हैं इसको। ठीक है, तो आप कर सकते हो 24 घंटे की, तो आप कमी कर सकते हो समय के अंदर। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो है 3 दिवस का ही कर दो, ऐसा नहीं होगा। कम से कम जो है आप 24 घंटे की जो है कटौती कर सकते हो। अधिकतम, अधिकतम, कम से कम नहीं, अधिकतम जो है 24 घंटे की कटौती कर सकते हो समय के अंदर। ठीक है, और समय के अंदर जब कटौती करेंगे तो इसके जो निर्णय है समय में कटौती करने का, आप अपनी मर्जी से नहीं ले लोगे। कौन? सीएमओ या ईओ जो आयुक्त है वो अपनी मर्जी से नहीं ले लेगा। इसके लिए एक समिति होती है और वो समिति वो जो है डिसीजन लेती है। क्या लेगी? समिति डिसीजन लेगी। और कौन कौन अधिकारी होंगे उसमें? देखो कौन कौन अधिकारी होंगे मैं बताता हूं आपको। जिला मुख्यालय पर अगर कोई नगर पालिका है, जिला मुख्यालय पर स्थित कोई नगर पालिका है तो उस संबंध में जिला कलेक्टर, उस संबंध में जिला कलेक्टर उस समिति का क्या होगा? सदस्य होगा। और जिला मुख्यालय के अलावा और कोई नगर पालिका है, जिला मुख्यालय पर है तो जिला कलेक्टर, और जिला मुख्यालय के अलावा अन्य नगर पालिका है तो उपखंड अधिकारी, मतलब आपका जो एसडीएम है। ठीक है, समझ में आ गया? या फिर जिला कलेक्टर बोल दे कि नहीं एसडीएम को नहीं, एसडीएम बीजिए, तहसीलदार को लगा देते हैं, नियुक्त कर देते हैं, तो तहसीलदार कर लेगा। तो जिला कलेक्टर द्वारा अधिकारित अन्य कोई अधिकारी भी कर सकता है। ठीक है, अगर जिला जो एसडीएम है वो उपखंड अधिकारी क्या है? प्रशासक। अब प्रशासक क्या होता है? मैंने आपको बताया था धारा 322 पढ़ी थी, जब धारा 322 पढ़ी थी जब प्रशासक मैंने बताया था, जहां पर दो क्या होता है, नगर पालिका का चुनाव नहीं हो रखा होता है तो नगर पालिका अध्यक्ष की भी शक्तियां प्रशासक को दे दी जाती है। तो प्रशासक जहां पर उपखंड अधिकारी है तो उपखंड अधिकारी को दे सकते हैं, नहीं तो मोस्टली होता क्या है कि ईओ को ही वो प्रशासक बना दिया जाता है। ठीक है, अब जिला मुख्यालय और अन्य जगह नगर पालिका वो क्या चीज होती है? जिला मुख्यालय पे नगर पालिका, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे जयपुर की बात करता हूं, जयपुर के अंदर एरिया बहुत बड़ा है, जयपुर के अंदर नगर निगम है, जयपुर नगर निगम, लेकिन आउटसाइड जो ग्रामीण एरिया है वहां पे नगर पालिकाएं भी हैं। ठीक है, जैसे बगरू नगर पालिका, फुलेरा, सांबर, बस्सी, कवाटिका। ठीक है, ठीक है, ये नगर पालिकाएं भी हैं। तो
तो दोस्तों क्या है कि अब जो है जिला मुख्यालय पर नगर निगम स्थित है शहर के अंदर, है ना, मुख्यालय स्तर पर, और अन्य जगह पर क्या है, एसडीएम। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोनों में डिफरेंस। तो अब देखो, तो जिला मुख्यालय पर है तो जिला कलेक्टर और नहीं तो एसडीएम, और इसके अलावा अध्यक्ष होगा नगर पालिका का, जो अध्यक्ष है वो पीठासीन अधिकारी रहेगा। संबंधित नगर पालिका का जो कमिश्नर है, आयुक्त है या कार्यकारी अधिकारी है, वो इस समिति का सदस्य रहेगा। ठीक है, तो ये जो है इसमें क्या रहते हैं दोस्तों, सदस्य रहते हैं। जिला कलेक्टर या उपखंड अधिकारी के निर्णय, और जहां पर उपखंड अधिकारी प्रशासक है तो वहां पर जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी का आदेश अंतिम होगा। उसमें जो है जिला मुख्यालय पर स्थित अगर कोई नगर पालिका है तो जिला कलेक्टर का आदेश अंतिम होगा, और उस समिति में जो डिसीजन होगा उसकी बात हो रही है। और कोई अन्य नगर पालिका है तो एसडीएम का आदेश क्या होगा, अंतिम होगा। और यह आदेश प्रशासन शहरों के और 2 अक्टूबर 1981 से शुरू हुआ और इसके समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा। तो ये जो है पर्टिकुलर ऑर्डर निकाला गया था 2 अक्टूबर 1981 में, जो प्रशासन शहरों के संग अभियान चला था उसके दौरान ही ये समिति द्वारा निर्णय लिया जाता था। ठीक है, अब देखो धारानी नियम 5, निविदा आमंत्रण की संख्या। अब आपने अखबार में निकाल दिया, अखबार में जो है निकालने के बाद जो है निविदा दाता जो भी टेंडर लगाना चाहते हैं वो लोग जो है टेंडर लगाते हैं। अब आपको लगता है, आपको मतलब आप हो CMO, मुख्य नगर पालिका अधिकारी। अब आपको लगता है कि यार सीमित संख्या में नगर पालिका में जो है टेंडर भरे ही नहीं किसी ने, लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है ना, जो ठेकेदार है उनको इंटरेस्ट ही नहीं है कि मान लो 2 लोगों ने टेंडर लगाए, 2 फर्म ने टेंडर लगाए, लोग नहीं लगाते, फर्म लगाती टेंडर। ठीक है, 2 फर्म ने टेंडर लगाए हैं। अब सीएमओ को लगता है कि यार ये तो 2 लोगों ने लगाए हैं, ये तो बहुत कम है, जो है अभी दोनों लोगों ने लगाए हैं, उन्होंने बोला है कि 1 लाख रुपए तक का कोई सामान है, मतलब 1 लाख तक का नहीं है, अब देखो कोई सामान मंगाया है और वो सामान है 80,000 रुपये का आना है। ठीक है, जो टेंडर निकला है उसमें 80,000 रुपये। अब ये दोनों लोगों ने लगाया और ये बोले नहीं 80 का नहीं आएगा, ये जो है 85,000 रुपये का मार्केट प्राइस के हिसाब से आज की डेट में 85,000 का मिल रहा है। अब आपने जो टेंडर निकाला है उसमें 5,000 रुपये अधिक का ये भर रहे हैं। ठीक है, तो क्या आप उसको टेंडर दे दोगे? 2 लोगों ने लगाया, दोनों ने जो है अबो रेट लिए। ठीक है, मतलब इस रेट से ज्यादा रेट लिए, 5,000 रुपये अधिक, तो क्या उसको टेंडर दे दोगे? सामान तो वो दे देगा आपको, लेकिन 5,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा भी देने पड़ेंगे। तो ये नगर पालिका के जो लिए तो घाटा हो गया ना, एक तरह से नगर पालिका के लिए तो 5,000 रुपये का घाटा हो गया। तो कोशिश हमेशा ये की जाती है कि ये जो रेट है ना, जो बेसिक रेट है BSR, जो ये बेसिक जो रेट है जो टेंडर में निकाली है, इससे नीचे बिलो में ही हमेशा टेंडर दिए जाते हैं। और वहां जो है क्या होता है, एक तो प्रतियोगिता होती है ठेकेदारों के अंदर कि ये बोलेगा नहीं मैं तो 78,000 रुपये में दे रहा हूँ सामान, एक बोलेगा नहीं मैं तो 75 में दे रहा हूँ, एक बोलेगा मैं तो 70 में दे रहा हूँ, वही सामान और वही क्वालिटी। तो आप बताओ किसको ठेका दोगे? 70,000 रुपये वाले को दोगे ना, सिंपल सी बात है। तो ऐसे होता है। लेकिन जब 2 लोग लगाते हैं तो इसमें आशंका रहती है कि नगर पालिका CMO ये भी संतुष्ट नहीं होगा, कि उसको भी लगेगा कि ना ये जो है मिल मिला के ये टेंडर लगाया है और नगर पालिका को इससे, या तो मान लो 80,000 रुपये में भी वो दे रहा है तो नगर पालिका अधिकारी को लगेगा कि ये जो है सामान की जो क्वालिटी है उसमें जो है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे ये लोग। तो अगर उसको लगता है CMO को कि सीमित मात्रा में क्या नहीं है, निविदाएं नहीं आई है, तो वो क्या कर सकता है, निविदाओं को रद्द भी कर सकता है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, किसी निविदा के आमंत्रण पर निविदा उचित या पर्याप्त संख्या में प्राप्त नहीं होती है तो नए सिरे से निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी और निविदा आमंत्रण को सभी संभावित निविदादाताओं के नोटिस में लाने का प्रयास किए जाएंगे। तो मैंने क्या बोला, अगर संतुष्ट नहीं है CMO तो उसको अगर लगता है तो वो टेंडर कैंसिल भी कर सकता है और दोबारा नए सिरे से टेंडर जारी कर सकता है। और लोगों को अगर पता नहीं चल रहा है तो जो लोगों को मतलब निविदादाताओं को, टेंडर ठेकेदारों को अगर पता नहीं चल रहा है कि इस फलानी नगर पालिका में ये टेंडर निकाले गए हैं, तो दोस्तों उनके नोटिस में लाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। ठीक है, आगे देखो नियम 6, निविदा प्राप्त करने की प्रक्रिया। निविदा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होती है? देखो निविदाएं होती है 3 प्रकार से, 3 प्रकार से निविदाएं होती है। एक तो होती है खुली निविदा, खुली निविदा इन द सेंस
सार्वजनिक विज्ञापन द्वारा निविदा आमंत्रण का उपयोग एक साधारण नियम के रूप में किया जाएगा और इस प्रणाली के कुछ अपवादों को छोड़कर ऐसे समस्त मामले जिनमें निविदाओं का अनुमानित मूल्य 5,000 या अधिक हो। मतलब जो टेंडर निकाला गया है, अगर टेंडर 5,000 रुपए का या फिर इससे अधिक का है तो हमेशा ओपन बिड, खुली निविदा की जाती है। ठीक है, खुली निविदा की जाती है ना। और सीधा जो है अखबार में निकाला जाएगा और फर्म जो भी है उनको आमंत्रण किया जाएगा कि आप जो है निविदा करें। ठीक है, मतलब अखबार में निकाल देंगे, जिस जिसको लगाना है वो कर सकते हैं। अब एक होती है सीमित निविदा। सीमित निविदा क्या होता है दोस्तों? सीमित निविदा से मतलब है ऐसे समस्त आदेश जिनमें जो है मूल्य, अनुमानित मूल्य 10,000 से कम हो। मतलब 5,000 से अधिक तो खुली निविदा हो गई, और कोई भी सामान अगर 10,000 से कम का लेना है तो जो है आपके लिए सीमित निविदा की जाएगी। मतलब सीमित निविदा से मतलब है कि कुछ 5-7 जो फर्म है आपके पास मतलब जो नगर पालिका में जुड़ी हुई है या नगर पालिका के टेंडर लगाती रहती है, 5-6 जो फर्म है उनके पास जो है सीधा टेंडर निकाला जाएगा। और सीमित निविदा कि 10,000 रुपए तक का ही तो सामान है, तो 10,000 रुपए से कम का सामान है तो सीमित निविदा कर सकते हैं। तो निविदा का एक प्रकार हो गया खुली निविदा, और एक हो गया सीमित निविदा। एक अन्य प्रकार होता है तीसरा, उसको बोलते हैं अपन एकल निविदा। एकल निविदा उन मामलों में अपनाया जाएगा जहां क्रय की जाने वाली सामान या माल का अनुमानित मूल्य 1,000 रुपए से कम हो। तो अगर कोई सामान 1,000 रुपए से कम है और उसमें भी अगर अपन को क्या करना है, निविदा निकालनी है, तो एकल निविदा। तो निविदा के 3 प्रकार हो गए, खुली निविदा, सीमित निविदा, एकल निविदा। अब एकल जो निविदा है, एकल जो निविदा है वो 1,000 रुपए से कम के सामान के लिए निकाली जाती है। उसमें कोई एक फर्म को ही बोल दिया जाएगा कि आप हम ये सामान खरीदना चाहते हैं, स्टेशनरी की जो है मशीन खरीदना चाहते हैं, फोटोकॉपी की मशीन खरीदना चाहते हैं, और इसमें जो है ये जो है खर्चा आने वाला है, तो आप जो है हमें मशीन प्रोवाइड करा दो। तो इस तरह से एक सिंगल फर्म को बोल सकते हैं। अब आप ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये जो है खुली निविदा, देखो मैं अभी आपका कंफ्यूजन दूर करता हूं। खुली निविदा, सीमित निविदा और एकल निविदा। एकल निविदा का तो सिंपल सा है कि 1,000 रुपए से कम का है तो एकल निविदा। सीमित निविदा का ये 10,000 रुपए से कम है तो सीमित निविदा, कोई भी सामान की अगर मूल्य। खुली निविदा का है कि 5,000 रुपए से अधिक। अब बोलोगे सर खुली निविदा में तो मतलब सबको बुलाया जा रहा है और 5,000 रुपए ही रखा गया है, और सीमित निविदा में 10,000 है फिर भी उसमें जो है कुछ लोगों को बुलाया जा रहा है, ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए दोस्तों, देखो सीमित निविदा में 10,000, सिंपल सा एक चीज ध्यान रखनी है, 10,000 रुपए से कम का कोई सामान है तो सीमित निविदा निकाली जाएगी। और 5,000 रुपए से अगर, देखो क्या होता है कि 5,000 रुपए से लेकर अगर 10,000 रुपए तक का कोई सामान खरीदना है, अब यही तो कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, 5,000 रुपए से 10,000 रुपए तक का सामान खरीदना है तो उसके लिए दोनों तरह की जा सकती है, खुली भी और सीमित भी, वो नगर पालिका के सीएमओ पे निर्भर करता है। लेकिन 5,000 रुपए से अधिक का कितना भी सामान हो, कितने रुपए का, 5,000 रुपए से अधिक का कितने का, जैसे कि 1 करोड़ का सामान है, तो उसके लिए फिर खुली निविदा ही की जाएगी। ठीक है, आगे देखो सीमित निविदा और एकल निविदा की प्रक्रिया। क्रय अधिकारी अच्छी विश्वसनीयता वाली फर्मों की एक सूची तैयार रखेगा और उनके पास आवश्यक सामान, मशीनें और सुविधाएं हो। मतलब मैंने आपको क्या बोला कि कुछ फर्मों को ये सीमित और एकल निविदा दे दी जाती है क्योंकि इसको अखबार में नहीं निकालते हैं। तो नगर पालिका का जो सीएमओ है, जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है, उसके पास कुछ फर्मों की सूची होती है और उन सूची में से सेलेक्ट करके और वो ये एकल निविदा और सीमित निविदा दे सकता है। ठीक है, अब उस सूची में कुछ लिस्ट होती है, लिस्ट में सूची होती है, उसमें कुछ में लिस्ट, जैसे मान लो 10 फर्म है, अब 10 फर्मों के नाम है। अब आप चाहते हो कि नहीं मेरा भी इसमें नाम जुड़ना चाहिए, इस फर्म में तो 11 होनी चाहिए, तो कैसे जुड़ेगा? तो सूची में जो है, सूची का क्या किया जाता है, आवधिक मतलब नियमित अंतराल पर समीक्षा भी की जाती है और परीक्षण भी किया जाता है कि अगर मान लो कोई बदमाशी कर रहा है इन 10 में से तो उसको जो है बाहर भी कर सकते हैं, और अगर उसमें किसी और फर्म को लेना है, कोई अच्छा काम कर रही है तो उसको भी ले सकते हैं। तो सूची में शामिल होने के लिए किसी फर्म के आवेदन पर प्रतिभूति के रूप में 25 रुपए जमा कराने होते हैं। अब ये मत बोलना सर 25 रुपए जमा कराने होते हैं, दोस्तों 1974 का नियम है ये। ठीक है, तो आप इसमें थोड़ा दिमाग मत लगाओ, जैसा पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ लो।
₹25 जमा कराने होते हैं वो सूची में शामिल होने के लिए। ये प्रतिभूति होती है, एक तरह से अमानता राशि होती है, ठीक है। तो ₹25 जमा कराने होते हैं, ध्यान रखना। और सूची में नगर पालिका के सीएमओ की जो सूची है उसमें शामिल होने के लिए। सूची में फर्म का नाम जोड़ने से पहले क्रय अधिकारी द्वारा अच्छे से सामर्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए पूछताछ की जाएगी। जो ठेकेदार है उससे पूछताछ की जाएगी कि आपने पहले कहाँ कहाँ काम किया है भाई, बताओ तुम मुझे, कितने रुपए तक का काम किया है, सामान की क्वालिटी क्या है, और उसका जो बैकग्राउंड है उसको भी जांच सकता है सीएमओ। सीएमओ मतलब क्रय अधिकारी, ठीक है। तो इंटरव्यू लेगा उसका एक तरह से ठेकेदार, ठेकेदार का इंटरव्यू लेगा कौन, सीएमओ, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, एकल निविदा, खुली निविदा और सीमित निविदा। सिंपल सा ध्यान रखना, 5,000 रुपये से अधिक का सामान खरीदना है तो खुली निविदा, और 10,000 रुपये से कम का सामान खरीदना है तो सीमित निविदा, और 1,000 रुपये से कम का सामान खरीदना है तो एकल निविदा। ये दिमाग में फिट बैठा लो अपने। निविदा राशि संबंधी सीमाएं निम्नलिखित मामलों पर लागू नहीं होंगी। मतलब निविदा राशि संबंधित सीमाएं निम्न मामलों पर लागू नहीं होंगी। इसका मतलब यह है कि जो निविदा की जाएगी वो कुछ मामले ऐसे हैं जहां पर जो है निविदाएं आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है कि सीमित करनी है, खुली करनी है कि एकल करनी है, ठीक है। तो इसके लिए कौन कौन सी हैं वो चीजें, वो देखो कि अपेक्षित माल सामान जो है स्वत्वधारी प्रकृति का हो। स्वत्वधारी प्रकृति का मतलब जैसे हमें खरीदना है महिंद्रा के कि वो खरीदने ऑटो टिपर, मतलब नहीं होते जो कचरे वाली गाड़ी, महिंद्रा के खरीदने हमको। अब महिंद्रा के खरीदने, महिंद्रा ही बना रही है तो उसमें फिर क्या है कि निविदा तो सीधा महिंद्रा के पास जाएंगे और बोलेंगे हमको इतने चाहिए, इसमें जो है अच्छी सी जो अच्छी रेट हमारे लिए लगा सकते हो आप वो लगा दो, ठीक है। तो इसमें जो है वो वाली चीज तो ही नहीं कि टेंडर निकालो और वो करो और वो करो, सीधा महिंद्रा के पास जाओ। तो स्वत्वधारी प्रकृति का मतलब उस महिंद्रा का स्वामित्व है ना उस पर्टिकुलर गाड़ी पे, तो ये है चीज इसके अंदर, ठीक है। तो वहां पे प्रतियोगिता की कोई आवश्यकता नहीं कि महिंद्रा की जो वैल्यू होगी वो अपन को मिल जाएगी उसी रेट में। वहां पे कहीं का कॉम्पिटिशन, ऐसा तो है नहीं कि वहां पे 10 लाख की गाड़ी आ रही है तो कोई अपन को 5 लाख में देगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना पॉसिबल। वो तो मार्केट की जो रेट है वो उसी में आएगी, तो वहां पे कोई आवश्यकता नहीं है। जब अपेक्षित सामान या माल अच्छी विश्वसनीयता वाली किसी रजिस्ट्रीकृत निर्माता से सीधे क्रय किया जाए। मान लो आप फैक्ट्री में जा रहे हो, कोई सामान खरीदना है आपको, और वो जैसे मान लो आपको गोदरेज के पंखे खरीदने हैं, गोदरेज के पंखे खरीदने हैं, और पंखे खरीदने के लिए आप जो है सीधा फैक्ट्री में चले गए जहां पर निर्माण हो रहा है, जहां पर पंखों का निर्माण होता है वहीं पहुंच गए, और आपको गोदरेज के पंखे खरीदने के लिए आपको वहीं पे पहुंच गए, तो आपको जो है आवश्यकता नहीं है टेंडर करने की, सीधा जाओ सामान खरीदो और ले आओ, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। कम से कम कीमत लगानी है, ये जरूर आपको ध्यान में रखना है। तो जहां पर जो है अच्छी विश्वसनीयता, ठीक है, और रजिस्ट्रीकृत निर्माता अगर कोई है तो वहां से जो सामान खरीदेंगे तो टेंडर की आवश्यकता नहीं है। जब सामान या माल राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम, अगर हम कोई भी सामान खरीद रहे हैं तो अगर वो राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम या फिर राजस्थान राज्य लघु उद्योग निगम, या फिर हम बात करें कोई प्रमाणित खादी भंडार से अगर खरीद रहे हैं तो कोई टेंडर की आवश्यकता नहीं है। कोई खादी भंडार हो गया, राजस्थान कृषि उद्योग निगम हो गया, राजस्थान लघु उद्योग निगम हो गया, अगर यहाँ से खरीद रहे हैं तो इनमें क्या है, टेंडर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इनके लिए इनको क्या देना पड़ेगा, प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि ये जो सामान हम खरीद रहे हो ये देखो हमने बनाया है राजस्थान कृषि उद्योग निगम का प्रमाण पत्र, खादी भंडार का प्रमाण पत्र या लघु उद्योग निगम का प्रमाण पत्र, ठीक है। अब मान लो नगर पालिका में कपड़े की आवश्यकता पड़ गई कि कपड़ा खरीदना है बहुत सारा, कि जो है नगर पालिका क्या करेगी, कपड़ा खरीदेगी। अब कोई कपड़ा खरीद रही है और कपड़ा जो है कपड़ा विभाग लिमिटेड, राष्ट्रीय कपड़ा विभाग लिमिटेड से खरीद रही है, या राजस्थान हाथकरघा परियोजना बोर्ड से खरीद रही है, या फिर हम बात करें राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड से अगर कोई चीज खरीदी जा रही है तो वहां पर भी टेंडर की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सीधा डिपो से खरीदो और जाओ, पैसे लेके जाओ, ठीक है, और आप खरीद सकते हो। मतलब कहने का मतलब है कि सरकारी और सहकारी जो भी संस्थाएं हैं अगर वहां से कोई चीज खरीदते हो तो वहां टेंडर की आवश्यकता नहीं है। जब सामान या माल सहकारी होलसेल उपभोक्ता भंडार से अगर खरीद रहे हो, उपहार से खरीद रहे हो, तो इसका भंडार या उपहार थोक विक्रेता है, मतलब होलसेल में अगर कोई सामान खरीद रहे हो, ठीक है, तो वहां पर जो है मतलब टेंडर की आवश्यकता नहीं है। बिल लो, भुगतान करो और प्रमाण पत्र जरूर लेके आना कि ये जो है सहकारी होलसेल उपभोक्ता भंडार से खरीदा गया है,
अब मान लो आपके नगर पालिका में कोई गाड़ी है, कोई मोटर है, और मोटर यान कोई गाड़ी है और गाड़ी का कोई पार्ट्स खराब हो गया है। अगर वो पार्ट्स 1,000 रुपए तक का आ रहा है, 1,000 रुपए तक का आ रहा है, तो आपको जो है टेंडर करने की आवश्यकता नहीं है। 1,000 रुपए से ज्यादा का अगर वो पार्ट है तो आप टेंडर कर सकते हो, है ना। क्योंकि आपको जो है वो प्राधिकृत डीलर से अगर आप खरीद रहे हो, 1,000 रुपए तक का कोई सामान है, तो आवश्यकता नहीं है ना। जैसे मान लो आपकी आपकी खुद की गाड़ी है, सरकारी गाड़ी मिलती है ना आपको, उसमें कोई दिक्कत आ गई सरकारी गाड़ी के अंदर, ठीक है, ठेकेदार वाली नहीं, खुद ने, अगर नगर पालिका खुद की गाड़ी है तो उसमें अगर कोई दिक्कत आ गई, अगर पार्ट 1,000 रुपए तक का आ रहा है, तो आप जो है उसको करवा सकते हो, उसमें टेंडर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो अग्निशमन दल वाले जो वाहन होते हैं, जो फायर ब्रिगेड होती है, उसमें अगर कोई पार्ट्स खराब हो जाता है, तो उसके लिए ये जो राशि रखी गई है वो 25,000 रुपए, 25,000 रुपए तक की अगर जो कोई पार्ट्स है वो आप सीधा खरीद सकते हो, ठीक है। अगर 25,000 रुपए से ज्यादा खरीदते हो तो टेंडर करने की आवश्यकता है, लेकिन 25,000 रुपए तक का आप अग्निशमन दल वाहनों के लिए खरीद सकते हो। आगे देखो, जब माल राज्य सरकार के किसी विभाग से या उसकी किसी स्कीम के अधीन या किसी सरकारी उपक्रम से खरीदा गया है, जो कि सीखो और कमाओ योजना के तहत खरीदा गया है। सीखो कमाओ योजना के तहत खरीदना मतलब सरकार की योजनाएं जो होती है, और जैसे मैं बताऊं आपने आपने एनुअल जो मैंने पढ़ाया था, एनुअल का क्या मतलब है कि स्किल को डेवलप करना, और उस स्किल से महिलाएं क्या बनाती है, सामान बनाती है और उनको बेचान करती है, ठीक है। प्रशिक्षण, जो कौशल प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी जाती है, तो उनसे भी जो है लोग क्या है सीखते हैं, और सीख सीख के जो सामान बनाते हैं और सामान को बनाकर बेचते हैं। तो एक तरह से वो सीखो कमाओ योजना हो गई। रोजगार के लिए सीखो कमाओ योजना के अधीन अगर कोई सामान खरीदते हैं तो दोस्तों वहां पर भी कोई आवश्यकता नहीं है। जब राज्य सरकार ने किसी निर्धारित सामग्री या माल के क्रय के लिए निविदा आमंत्रण से छूट दे दी है, राज्य सरकार ने कोई सामान खरीदने के लिए बोल दिया कि टेंडर मत करो, तुम जल्दी से जल्दी इस चीज को खरीद लो, तो भी जो है आप सामान खरीद सकते हैं। निविदा का अनुमानित मूल्य 10,000 से अधिक होने पर निम्नलिखित मामलों में खुली निविदा के बजाय सीमित निविदा प्रणाली को अपनाया जाएगा। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर सीमित निविदा करनी है आपको, मान लो सीमित निविदा की शर्त क्या बताई थी, सीमित निविदा की शर्त क्या बताई थी मैंने कि 10,000 रुपए से कम का सामान खरीदना है तो सीमित निविदा करनी है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई 10,000 रुपए से अधिक का सामान है तो खुली निविदा करते हैं। लेकिन ऐसी कोई कंडीशन है, वहां 10,000 रुपए से अधिक का सामान है, तो वहां पर भी क्या कर सकते हैं, सीमित निविदा कर सकते हैं। अब वो कंडीशन कौन कौन सी है वो आप देखो यहां। 10,000 रुपए तक से अधिक का भी सामान खरीदना है तो सीमित निविदा कर सकते हैं। कौन कौन सी कंडीशन है वो देखो। मेरी शक्ल दिख रही है क्या तुमको, कैमरा क्या ब्लर हो जाता है। हाँ, तो वो कौन कौन सी कंडीशन है जहां 10,000 रुपए से अधिक का सामान खरीदने पर भी सीमित निविदा कर सकते हैं। जब ऐसे पर्याप्त कारण विद्यमान हो जो ये दर्शाते हैं कि विज्ञापन द्वारा निविदाएं आमंत्रित करना लोक हित में नहीं है। कोई ऐसा सामान खरीद रहे हो जो लोक हित में आवश्यक नहीं है कि उसको जो है विज्ञापन निकाले, तो ऐसे प्रत्येक मामले में क्या करेगा नगर पालिका अधिकारी क्या करेगा, वो सूची जो उसके पास रखी हुई ना फर्मों की, उनको जो है बोलेगा कि ये सामान खरीद के लाके दो मुझे, ठीक है। मतलब कोई ऐसा सामान जो नगर पालिका के लिए आवश्यक है, लोक हित में उसको जो है सार्वजनिक करना जरूरी नहीं है। तो और ये सारी चीजें नगर पालिका अधिकारी लिख के देगा कि ये लोक हित में आवश्यक नहीं है और इसमें जो सीमित निविदा करवा ली जाए, तो सीमित निविदा कर सकते हैं। जब सेकंड क्या है, जब क्रय अधिकारी को यह प्रमाणित करे कि मांग बहुत अत्यंत क्या है, आवश्यक है, और खुली निविदा प्रणाली में होने वाले अतिरिक्त व्यय नहीं किया जाना चाहिए, तो ऐसे समस्त मामलों में क्रय अधिकारी द्वारा अत्यावश्यकता की प्रकृति को क्या करेगा, लिखेगा, और फिर क्या है, सीमित निविदा कर सकता है। मान लो कोई ऐसा सामान है, अब कोरोना आ गया, कोरोना में टेंडर करेंगे, मान लो अब टेंडर कर दिया अपन ने, टेंडर कर दिया 1,00,000 रुपए तक का जो है 7 दिन का टाइम मिल गया। अब 7 दिन का टाइम मिल गया, 1,00,000 रुपए तक का आपको सामान खरीदना है, 7 दिन का आपको टेंडर के लिए टाइम मिलेगा, फिर टेंडर लगेगा, फिर टेंडर 7 दिन बाद खुलेंगे, उसके बाद जो वर्क ऑर्डर जारी होगा। तो ऐसे करते करते जो है 15 दिन, 15 से 20 दिन, जल्दी जल्दी कितना भी कर लो तो 15 से 20 दिन आपके क्या हो जाएंगे, खर्च हो जाएंगे। और कोरोना टाइम में 15 से 20 दिन बिना मास्क के घूमोगे तो आप खुद लपेटे में आ जाओगे, ठीक है। तो नगर पालिका अधिकारी को सरकार कह देगी कि जो है तुरंत आप जो है सीमित निविदा करो।
तो नगर पालिका अधिकारी क्या करेगा, नगर पालिका अधिकारी बोलेगा फर्म को, है ना, कोई फर्म है और उसको बोलेगा, ए नाम की कोई फर्म है, उसको बोलेगा कि आप जो है हमारे को 1 लाख रुपए के मास्क ला के दे दो तुरंत। तो वो अगले दिन 1 दिन या 2 दिन के अंदर जो है आपको मास्क प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, अत्यावश्यक कार्य हो गया, और अत्यावश्यक कार्यों के लिए जो है सीमित निविदा करते हैं। लेकिन इसकी पुष्टि कौन करेगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी करेगा लिखित रूप में। निविदा आमंत्रण में एक है ना, मैंने कमेंट पढ़ा था, आप लोग कर रहे थे कि है ना, मतलब मेरे को अच्छा लगा, वो किसी ने किया था कमेंट कि मैं पढ़ाते टाइम केवल पढ़ाता हूँ, फालतू की बातें नहीं करता हूँ। तो उससे अपना क्या होता है, टाइम वेस्ट नहीं होता है। अब अपन 1 घंटा पढ़ रहे हैं ना, मान लो अपन 1 घंटा पढ़ रहे हैं, तो हम 1 घंटा पढ़ ही रहे हैं, फिर हम फालतू की बातें नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और टीचर्स क्या करते हैं कि 1 घंटा पढ़ाते हैं, ठीक है, 1 घंटे की उनकी क्लास होती है और पढ़ाते हैं उसमें 20 मिनट है, और 40 मिनट क्या करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, कोर्स ले लो, ये ले लो, फलाना ले लो, ढिमका ले लो। ठीक है, इसलिए जो है अपनी क्लासों की संख्या कितनी है, अपनी क्लासों की संख्या दोस्तों 35 है नगर पालिका की धारा होगी। ठीक है, और वो भी 1-1 घंटे की नहीं है, आपने देखा होगा कोई 20 मिनट की भी है, पहली क्लास 1 घंटे की है, बाकी उसके अलावा मैं बात करूं तो 20 मिनट की भी क्लास है, और 35 मिनट एवरेज मैं 30 से 35 मिनट मान के चला था, और उसमें मैंने क्लास कंप्लीट करी थी। क्योंकि दोस्तों फिर क्या, ज्यादा बोर भी होने लग जाते हैं। ठीक है, फालतू अपन को कोर्स तो बेचना नहीं है, पैसे कमाने नहीं है। ठीक है, तुम्हारी जो है कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो कंप्लीट हो जाएगा ना दोस्तों, मैं आपको आज थोड़ा सा मैं बता दूं, हमारा एग्जाम हो जाएगा ना, एग्जाम तक थोड़ा मैं भी बिजी हूँ, आपको पता है, और एग्जाम हो जाएगा ना, उसके बाद आप इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी कह रहे थे कि हमको समझ में नहीं आते, याद नहीं होती है, दोस्तों मक्खन की तरह याद करा दूंगा राजस्थान पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी। ठीक है, इसी चैनल पर बस जुड़े रहना। मेरे को बस थोड़ा कमेंट में थोड़ा क्या मोटिवेशन मिल जाता है, आप अच्छे अच्छे कमेंट कर देते हो, तो फिर मेरे को ऐसा लगता है यार कि लोगों को मजा तो आ नहीं रहा, तो फिर मैं क्या ही पढ़ाऊँ, इसलिए फिर मैं पीछे हट जाता हूँ। तो आप लोग है ना, मेरे को कमेंट कर दिया करो अच्छे अच्छे, तो मैं उसमें क्या करूँगा, फिर आपको पढ़ा दूंगा। तो और ऐसा पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि हर क्लास आपको अलग कोई भी भर्ती आ रही है फिर वापस से पढ़ना पड़ रहा है। इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी या कोई और भी सब्जेक्ट कोई पढ़ना हो तो ऐसा पढ़ाऊंगा कि कोई भी कांस्टेबल से लेके आरएस तक का, है ना, टीचर से लेकर आपके पटवारी तक का कोई भी एग्जाम हो, सारे क्रैक हो जाएंगे, पूरा सिलेबस कराऊंगा। ठीक है, बस करना कुछ नहीं है, बस कमेंट कर दिया करो अच्छे अच्छे, और मेरे को बता दिया करो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे अपन बातचीत करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम आगे देख रहे थे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, निविदा आमंत्रण में क्रय की जाने वाली वस्तु की पूर्ण विशिष्टियां शामिल होनी चाहिए। मतलब नगर पालिका अगर कोई सामान खरीद रही है तो उसके स्पेसिफिकेशन, फोन खरीदते हैं तो फोन में है ना 8 GB की रैम, 132 GB की रोम, है ना, और 50 मेगापिक्सल का कैमरा, ये सब कुछ लिखा रहता है स्पेसिफिकेशन। इस तरह से हमको भी कोई सामान खरीदना है नगर पालिका के लिए, तो ये होना चाहिए A1 क्लास का होना चाहिए सामान। ठीक है, सैनिटाइजर इस चीज का होना चाहिए, ये फलाना ढिमका जो भी तुमको चाहिए वो उसमें टेंडर में लिखना होगा आपको। जैसे कि विशिष्टता, उसमें उपयोग की जाने वाली सामग्री, किस्म, समय, स्थान, कि कितने समय में आपको उपलब्ध करवानी है, कौन सी जगह उपलब्ध करानी है, किस किस्म का सामान होना चाहिए। ठीक है, सारी जो शर्तें हैं वो आप वहां पे लिख सकते हो टेंडर के अंदर। और जब राजस्थान के बाहर विनिर्मित वस्तुओं का क्रय किया जाना है, मान लो कोई ऐसी कोई वस्तु है जो राजस्थान में बनती नहीं है, राजस्थान से बाहर से मंगाएंगे, तो निविदा जो है, जो टेंडर जो है, क्या करेंगे, वो समाचार पत्रों में दिया जाएगा, और वो जो समाचार पत्र है वो राज्य सरकार से क्या होना चाहिए, अनुमोदित होना चाहिए। मतलब हम राजस्थान से बाहर अगर कोई चीज मंगा रहे हैं, तो वो जो अखबार है जिसमें हम जो क्या दे रहे हैं, विज्ञापन दे रहे हैं, वो उस संबंधित स्टेट में भी आना चाहिए ना, क्योंकि वहां के जो ठेकेदार हैं वो भी क्या पता सस्ती रेट में अपन को उपलब्ध करा दें। तो वहां जहां से सामान आने वाला है, तो वहां पर भी जो है क्या होना चाहिए, प्रचार होना चाहिए आपकी निविदा के कि फलाना नगर पालिका ने टेंडर निकाला और इनको ये सामान चाहिए। पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होने पर भी क्रय अधिकारी निविदाओं को खोलने के बाद यदि वह आवश्यक समझता है, मान लो टेंडर वेंडर हो गए, टेंडर लग गए, अब टेंडर खुल रहे हैं, अब निविदा करने वाले द्वारा जो दरें हैं, मान लो 80,000 रुपए आपने किसी की वैल्यू लगाई थी कि 80,000 रुपए में हमें ये सामान मिल जाएगा, लेकिन हुआ क्या कि वो जो दरें हैं वो दरें बाजार दरों से अधिक है। वो बोल रहे हैं जो भी टेंडर लगे हैं उसमें जो रेट आई है वो 82,000 रुपए, 85,000 रुपए। ठीक है, मतलब 80,000 रुपए से ज्यादा आई है, 90,000 रुपए, मतलब कमाई करने के सौदे बना लिए ठेकेदारों ने। ठेकेदार सोच रहे हैं कि हम इसी से कमा लेते हैं। अब आपके हिसाब से 80,000 रुपए का खर्चा होना चाहिए था, लेकिन वो बोल रहे हैं 80,000 रुपए नहीं, 90,000 रुपए का सामान है ये तो।
आपने गलत निकाल दिया टेंडर। तो क्या होगा दोस्तों, वो सीएमओ, कौन, सीएमओ मुख्य नगर पालिका अधिकारी उन ठेकेदार को बुलाएगा। मान लो 5 जनों ने टेंडर लगाया, 5 को बुलाएगा, भाई इधर आओ, तुम पहले इधर आओ और इधर आओ और इधर बात सुनो मेरी, कि ये जो तुम, मैंने 80,000 रुपये रखे हैं और तुम लगा रहे हो 90,000 रुपये, 82,000, 85,000 रुपये। अब मुझे फाइनल बता दो कि ये 80,000 रुपये में दे रहे हो या 79 में दे रहे हो या फिर कुछ काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अब वो बोलेंगे साहब इतना महंगा सामान है, इतना ही आएगा, तो वो क्या करेंगे, अपन उसकी बात नहीं मानेंगे, अपन क्या बोलेंगे, ठीक है जाओ तुम, और अपन टेंडर को रद्द कर सकते हैं कि दोबारा हम दोबारा टेंडर करेंगे। तो उनका जो है ना टेंडर, उनको जो दरें लगाई थी वो सारी निरस्त हो जाएंगी। अब अपन नगर पालिका क्या करेगी, दोबारा से टेंडर लगाएगी। ठीक है, अब दोबारा से टेंडर लगाएगी और दोबारा से टेंडर लगाएगी, तो मान लो अब अपन को कोई आदमी मिल गया कि 78,000 रुपये में जो है हम सामान दे देंगे, तो बढ़िया है, क्या दिक्कत है। ठीक है भाई, टाइम ही तो खराब हुआ लेकिन पैसे तो खराब नहीं हुए। एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका ये है कि मीटिंग करेंगे, नेगोशिएशन करेंगे। अब कोई बोल दिया कि ये 82 वाला बोल दिया कि सर मैं ना 78 में दे दूंगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं है, 78 दे दूंगा, 78,000 रुपये में सामान मैं उपलब्ध करा दूंगा आपको। मैंने भर तो दिए थे 82,000, लेकिन अब आप कह रहे हो, इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो मैं 82,000 रुपये का सामान 78,000 रुपये में उपलब्ध करा दूंगा। तो नेगोशिएशन के आधार पर भी सीएमओ जब तक संतुष्ट नहीं हो जाए तब तक जो है सामान खरीदा जा सकता है। सीएमओ की संतुष्टि जरूरी है। संतुष्टि के स्तर तक क्या किया जा सकता है, नेगोशिएशन किया जा सकता है, बार्गेनिंग। ठीक है, सब्जी खरीदने जाते हो ना, 10 रुपये कम कर दो, 5 रुपये कम कर दो, इस तरह से कर सकता है सीएमओ। ठीक है, नहीं करता है तो दोबारा से टेंडर रद्द करो और आप तो ऐसी टांग दोबारा से क्या करो, निविदाएं निकाल दो, दोबारा से टेंडर खोल दो। आगे देखो, राज्य सरकार ऐसी फर्मों, अब ये जो चल रही है ना सारी रामायण, ये नियम 6 के अंदर ही चल रही है अभी, ये ध्यान रखना। ठीक, अब आगे देखो, राज्य सरकार ऐसी फर्मों, वो जो मैंने क्या बोला अभी, जो 6 के अंदर चल रही है, अब जो है यहां से ये लिखा हुआ है धारा 7 में, नियम 7 में। यही अभी तक की जो ये रामायण थी ना, ये देखो 6 के अंदर ही थी सारी। क्या थी, 6 के अंदर ही थी। और ये जो है अब जो है स्टार्ट होगी ये रामायण कुछ ही नहीं है, एक ही लाइन है, नियम 7 के अंदर होगी। इसमें लिखा हुआ है कि मान लो आपने कोई सामान खरीदा और सामान में आपको पता चलता है कि ये जो सामान है फर्जी सामान है। फर्जी सामान इन द सेंस, अब ऐसे करता हूं तो आप ये समझ सोचना क्या करता, आशीर्वाद देता हूँ क्या मैं आशीर्वाद देता हूँ, आपका छोटा भाई हूँ, आशीर्वाद कैसे दे सकता हूँ मैं, वो कैमरे का ब्लर से ही करता हूँ। मुझे लगता है ना कि कैमरे का भाई को लगता है कि फोकस खराब हो रहा है, इसलिए। अब देखो, नियम 7 क्या कहता है कि मान लो आपने सामान खरीदा और सामान खरीद लिया, और सामान खरीदा और घटिया किस्म का सामान दे गया कोई ठेकेदार, चूना लगा गया अपन को, वो है ना उसमें बोलता है चूना लगा गया, है ना, तो वो ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं अपन, नगर पालिका अधिकारी सीएमओ उसको ब्लैक लिस्ट कर सकता है, फर्म को ब्लैक लिस्ट करेगा, मतलब वो कहीं जिंदगी में तो ना तो टेंडर लगा पाएगा और उसको जो है उसका जो लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। तो नगर पालिका अधिकारी क्या करेगा, नगर पालिका को सामान देने के मामले में अगर कोई भ्रष्ट आचरण करता है या कोई अनाचार करता है, कोई फर्जी सामान पकड़ाता है, तो उसमें क्या है, ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं अपन। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, 7 नंबर में इतना है, इसको इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको बाद में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, आगे देखेंगे, ये यहाँ पे टाइप हो गया। आगे देखो, 7 नंबर खत्म, ब्लैक लिस्ट वाला। 8 नंबर देखो, नमूने, सैंपल। कोई सामान है आपको खरीदना है, आप फैक्ट्री में जाओ, फैक्ट्री में जाके सैंपल चेक कर लो, सैंपल देखो कि ये सामान हमको चाहिए। ठीक है, एक तरीका ये। दूसरा ये है कि अब जब आपके पास कोई सामान आ जाता है, मान लो आपके पास सैनिटाइजर मंगाया आपने बहुत सारा, सैनिटाइजर या फिनाइल मंगाई है आपने, फिनाइल, अब आप वहाँ पे आपको जो है तो सैंपल तो बहुत बढ़िया दिखाया था, और जब सप्लाई हुई तो वहां पे पानी पानी दिख रहा है उसके अंदर, फिनाइल के अंदर। तो दोस्तों क्या होगा कि जब वो सामान आपके पास आएगा, तो आपूर्ति जब प्राप्त हो जाती है, तो क्रय अधिकारी या क्रय अधिकारी के नियुक्त जो भी कोई अधिकारी होता है, उसका क्या करेगा, सामान का निरीक्षण करेगा, परीक्षण करेगा, जांच करेगा। क्रय अधिकारी नमूनों को क्या करेगा, जब तक वो संतुष्ट नहीं हो जाए तब तक क्या करेगा, उसको जांच करेगा, और उसके जांच के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है। मान लो आपने खराब सामान एक्सेप्ट कर लिया, तो एक तरह से घाटा हो गया ना नगर पालिका को। ठीक है, तो सामान की क्वालिटी नहीं है, तो नगर पालिका की जिम्मेदारी बनती है, नगर पालिका अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है उस सामान को लौटा दिया जाए। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, आप किस तरीके से करते हो आपको पता है सबको, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना कि वो व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा। आपूर्तियों के निरीक्षण के लिए नियुक्त अधिकारी आपूर्ति से कुछ वस्तुएं उठाएगा और उनकी नमूनों की और विशिष्टताओं की जांच करेगा और तुलना करेगा। ठीक है, कि आपने जो चीज़ जैसी जैसी मंगवाई चाही गई थी वैसी क्या वो सामान है या नहीं,
ठीक है, उनको जांच करेगा और नमूने का व्यवहारिक परीक्षण भी करेगा, पोंछा भी लगवा के देख सकता है फिनाइल से कि देखो चेक करो क्या खुशबू आ रही है कि चमक रहा है कि फर्श नहीं चमक रहा। ठीक है, और जो सामान चेक किया जाएगा वो 10% का सामान चेक किया जाएगा। मान लो 10%, टोटल सामान में से 10% जो है सामान चेक किया जा सकता है ना, कम से कम 10% तो करना ही पड़ेगा आपको। मान लो आपने जो है 100 पीस मंगा है किसके, कैमरों के, तो 10% जो है आपको कम से कम चेक करने ही पड़ेंगे। 100% भी कर सकते हो अगर आप में क्या है टाइम है आपके पास, तो 10% तो करना ही पड़ेगा आपको चेक। जब आपूर्ति समाधान प्रद हो तो निरीक्षण अधिकारी आपूर्ति को बोर्ड के रजिस्टर में लिखेगा, मतलब आपको स्टॉक में एंट्री करनी पड़ेगी। स्टॉक रजिस्टर होता है एक, जो भी आपका स्टॉक, जो स्टोर कीपर होता है वो स्टॉक में रजिस्टर करेगा, एंट्री करेगा। उस एंट्री करने के बाद क्या देगा, उसको प्रमाण पत्र देगा कि हाँ भाई भाई तेरा सामान 1 नंबर है, ओके है। उसके बाद जो बिल वगैरह जो पास होंगे वो एक अलग बात है। ठीक है, मतलब आपके नगर पालिका में अब सामान आ गया है ना, और वो सही सामान सही पाया गया है, उस सारी चीजों की एंट्री वो कर लेगा, क्रय अधिकारी या फिर उसके द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी। अगर सामान कोई खराब है तो खराब सामान है तो क्रय अधिकारी को क्या करेगा, बताएगा कि साहब ये सामान खराब आया है और इसमें जो है अपन को क्या कार्रवाई कर सकते हैं, तो वो कार्रवाई करेंगे। अगर सामान खराब है तो आपूर्ति को अस्वीकार भी कर सकता है। ठीक है, और वो जो जो सामान लेके आया ठेकेदार उसको बोलेगा ले जा तेरा सामान नहीं चाहिए हमारे को ये, ठीक है, ये फर्जी सामान लेके आया तू, और दूसरे बोल सकता है दोबारा से नया सामान लेके आना। वही जो सब्जी वब्जी खरीदने जाते हैं ना अपन, नॉर्मल वाली चीज है। यदि मान लो सामान बहुत ज्यादा जरूरी है, कोरोना टाइम में मास्क की क्वालिटी खराब आ गई आपके पास, आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है सामान की, अब हम उसको वापस भेजेंगे वापस लाएंगे तो ऐसे में क्या होगा कि टाइम ही खराब होगा। ठीक है, और सामान अगर अति आवश्यक है तो उसको कम खराबी है, मान लो थोड़ी बहुत ही खराबी है 10% की, तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। और वो कौन करेगा, सीएमओ करेगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी करेगा, एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट तो कर लेगा और उसको रजिस्टर में एंट्री भी कर लेगा, सब कर लेगा, लेकिन वो लिखित रूप में ये लिखेगा बिल के अंदर या उस फाइल के अंदर कि सामान में ये कमी है, परंतु अत्यावश्यक होने के कारण हमने जो ये सामान एक्सेप्ट किया है, और इस खराबी के कारण जो ये 80 जो मान लो 80,000 रुपए का जिसका बिल है, 80,000 रुपए का जो बिल है इसमें हम कटौती करेंगे और 20,000 रुपए की हमको क्वालिटी की वजह से कटौती करेंगे, और इसको जो है 60,000 रुपए हम पकड़ाएंगे। तो नगर पालिका को एक तरह सामान भी मिल गया, और जो उसका वास्तविक जो बनता था क्वालिटी कम के वजह से वास्तविक जो बनता था 20,000 रुपए कम भी कर दिए। ठीक है, तो ये इसमें लिखा हुआ है नमूनों के अंदर। अब क्या होगा, क्रय अधिकारी, अब मान लो आप ठेकेदार और आप नगर पालिका में कोई सामान दिए गए, जो सामान मंगाया गया था, अब ना तो उसको आप चेक कर रहे हो, नगर पालिका ना तो उसको चेक कर रही है, ना स्वीकार कर रही है, ना अस्वीकार कर रही है, तो ऐसा कब तक चलेगा। अब वो उनका कुछ और ही मूड है, उनका, है ना। तो ये जो है अधिकतम 7 दिवस के अंदर अंदर या तो स्वीकार कर लो या अस्वीकार कर लो, ये लिखा हुआ है नियम के अंदर। 7 दिवस के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर सामान को स्वीकार कर लो या अस्वीकार कर दो। ठीक है, जांच करनी है जांच कर लो, जो करना है तुमको वो कर लो, लेकिन वो है 7 दिन का टाइम। नगर पालिका की वित्त समिति के सदस्य और प्राधिकृत अधिकारी, नगर पालिका की जो वित्त समिति है उसके सदस्य और प्राधिकृत कोई अधिकारी है, वो किसी भी समय जो आपका जो स्टॉक रजिस्टर रहता है उसको चेक कर सकते हैं, और कोई भी अगर सामान आए उसको जांच कर सकते हैं। अभिलेखों की मतलब कोई भी अगर उस सामान से रिलेटेड कोई दस्तावेज है उसकी भी जांच कर सकते हैं और अपने साथ ले भी जा सकते हैं, नमूनों को भी जांच कर सकते हैं। तो सीएमओ के ऊपर भी क्या है, वित्त समिति और उसके सदस्य हैं जो कि इन सामान की जांच कर सकते हैं। उनको लगता है कि ये ईओ ने तो पैसे खाकर या किसी भी तरीके से जो है सामान को ले लिया, वो गलत है, तो वो जांच करा सकते हैं। ठीक है, वित्त समिति, ध्यान रखना, वित्त समिति के सदस्य और अधिकारी, ये वित्त समिति के सदस्य या प्राधिकृत अधिकारी स्वीकार किए गए नमूनों को संबंधित विभागों को की गई आपूर्ति से तुलना करके अपने साथ ले जा सकते हैं। सिंपल सी चीजें जो मैंने आपको बता दी। अब आगे देखो 9 नंबर, विज्ञप्ति मांगों के प्रति निविदा प्रारूप के प्रभार। निविदा जो प्रारूप हैं उनके कुछ प्रभार होते हैं, तो वो यहाँ पे ध्यान रखना, ये याद ही रखना है। सिंपल सी 10,000 रुपए तक का है तो 25 रुपए, 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख तक का है तो 50 रुपए, 25 रुपए नहीं सॉरी 20 रुपए, 50 रुपए। और 1 लाख से अगर अधिक का है, 1 लाख से अगर 5 लाख तक का है तो 100 रुपए, और 5 लाख से और 1 करोड़ तक का है तो 200 रुपए, और 1 करोड़ से ज्यादा का है तो 500 रुपए प्रभार शुल्क लगेगा।
निविदाओं पे, टेंडरों पे। ठीक है, अब ये याद कैसे करना है, ये याद कर लो, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये से 1 लाख, 1 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 1 करोड़, और 1 करोड़ से अधिक। कुछ नहीं करना, 20 रुपए का नोट होता है, जो भी नोट है सारे नोट लिख दो। ये लो, 20 रुपए का नोट होता है, 10 रुपए का मत लिखना। 20 रुपए का नोट, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का, 500 रुपए का। ठीक है, यही सीरियल रहता है। तो ये सारे ध्यान रखना कि जो प्रभार है वो 10,000 रुपये तक अगर वो सामान है, अनुमानित मूल्य अगर 10,000 रुपये है, तो उसमें जो है 20 रुपए का प्रभार शुल्क लगेगा। आगे देखो, 10, रूल नंबर 10 क्या कहता है। रूल नंबर 10 कहता है दोस्तों, निविदाएं आमंत्रित करने हेतु लोक निर्माण के, जो मैंने आपको जब बताया था धारा 4 में क्या बोला था, सामान क्रय करने के लिए जो अवधि है वो वहां पे बताई गई है, लेकिन लोक निर्माण कोई कार्य करवाना है उसके लिए अवधि आगे बताएंगे। हालांकि अवधि वही थी, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन। ठीक है, तो ये है धारा 10 के अंदर लोक निर्माण के कार्य, कोई भी कार्य करवाना है तो उसके लिए अगर टेंडर 1 लाख रुपए तक का है तो 7 दिन का टेंडर निकलेगा, 7 दिन के लिए टाइम मिलेगा। 1 से 10 लाख रुपए तक का है तो 10 दिन का टाइम मिलेगा आपको टेंडर भरने के लिए। और 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का है तो 15 दिन का, और बाकी 30 दिन का 1 करोड़ से अधिक है तो। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। और ये जो टाइम है वो समाचार पत्र में जब निकलेगी तब से ये समय प्रारंभ हो जाएगा। मतलब आज अगर अखबार में निकले तो आज से 7 दिन, आज से 10 दिन, आज से 15 दिन, आज से 30 दिन। एक चीज यहां पे लिखी हुई है कि बाढ़ नियंत्रण या सिंचाई कार्य है। बाढ़ नियंत्रण या सिंचाई कार्य, मान लो बाढ़ नियंत्रण से संबंधित काम है या सिंचाई कार्य है, कि सिंचाई से संबंधित कोई कार्य है। बाढ़ नियंत्रण मतलब जैसे मैं बताऊं कि बारिश के टाइम, वर्षा काल में क्या होता है कि फ्लड कंट्रोल रूम बनाए जाते हैं। वहां पर जो है कहीं कटाव वगैरह लग जाता है बारिश की वजह से, तो वहां मिट्टी के कट्टे वगैरह पटके जाते हैं। तो किसी भी तरीके का अगर बाढ़ नियंत्रण का कार्य करवाना है तो उसके लिए क्या होता है दोस्तों, तुरंत जो है, अब टेंडर निकालेंगे तो टाइम लगेगा, तो लघु नोटिस से भी क्या कर सकते हैं अपन, काम शुरू करवा सकते हैं किसी को भी। ठीक है, जो ये काम करता है बाढ़ नियंत्रण संबंधित, सिंचाई से संबंधित। ठीक है, इसके अलावा मान लो दूसरे कोई आपातकालीन कार्य आ गए या आवश्यक कार्य आ गए, तो उसके अंतर्गत क्या किया जा सकता है, जिला कलेक्टर या डीडीआर से क्या कर सकते हैं, स्वीकृति लेके उस टाइम को कम कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब जो टाइम कम होगा आपका, देखो टाइम कौन सा था, 7 दिवस, 10 दिवस और 15 दिवस और 30 दिवस, दिख रहा है क्या आपको। तो 7 और 10 को तो छेड़ेंगे नहीं। अगर किसी में 7 दिवस का टाइम दिया है टेंडर के लिए या 15 दिन का, 10 दिन का टाइम दिया है, तो इसको तो छेड़ेंगे नहीं हम। ठीक है, छेड़ेंगे किसको, 15 दिवस वाले को और 30 दिवस। तो 15 दिवस वाले को तो कर देंगे दोस्तों 10 दिन के लिए, और 30 दिन वाले को कर देंगे 20 दिन के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 30 दिन और 15 दिन की समय सीमा को क्रमशः 20 और 10 दिन का किया जा सकता है, और 10 दिन और 7 दिन की समय सीमा में कटौती नहीं की जाएगी। ठीक है, मतलब टाइम अगर कम करना है तो केवल 15 दिन और 30 दिन वाले टाइम को ही कम करेंगे, 7 और 10 दिन वाले टाइम को कम नहीं करेंगे। निविदा वेबसाइट पर जारी की जाएगी, और निविदा ई निविदा विधि से भी निविदा दे सकते हैं। मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन टेंडर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक माध्यम से भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी टेंडर कर सकते हैं, जैसा भी नगर पालिका डिसाइड करे। पिंक कलर की बोतल है मेरे पास। आगे देखो, 11 नंबर रूल, ऐसे कार्य दिन में 2,000 रुपए तक का व्यय शामिल हो, 2,000 रुपए तक का। राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग, अब ये सामान की बात हो गई, पहले सामान की बात हो गई धारा 9 तक। धारा 10 से हो गया कार्य, कोई कार्य करवाना है उससे संबंधित। धारा 10 में क्या लिखा था, अवधि लिखी है। धारा 11 में क्या लिखा है, अगर कोई काम 2,000 रुपए तक का ही है तो उसको जो पीडब्ल्यूडी है ना, वहां पीडब्ल्यूडी में एक होता है बीएसआर, बेसिक शेड्यूल्ड रेट होता है, ये मूल अनुसूची की जो दरें हैं उनके अनुसार करवा सकते हैं, है ना। मतलब कोई काम अगर 2,000 रुपए से कम का है तो किसी भी ठेकेदार से बात करके, और जो भी बीएसआर में जो रेट लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग करवा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग करवा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए टेंडर कराने की आवश्यकता नहीं है।
कोई भी कार्य संपन्न करवाने के लिए निविदाएं प्राप्त करने की प्रक्रिया नियम 5 और नियम 6 के तहत रहेगी। मतलब अगर टेंडर फिर भी अगर आपको करवाना है 2,000 रुपये से अधिक के कार्य का, तो जो नियम 5 और 6 में जो अभी अपन पढ़ के आए सारी कहानी की टेंडर कैसे होता है कैसे नहीं होता है, तो 5 और 6 के अंतर्गत जो नियम है उसके अनुसार ही रहेंगे। आगे देखो, निविदाएं आमंत्रित करने के लिए नोटिस निम्नानुसार समाचार पत्रों में। अब देखो समाचार पत्र में आपने निविदाएं तो निकाल रहे हो, लेकिन ये चीज का ध्यान रखना है कि किस समाचार पत्र में आपको निविदा निकालनी है। मान लो कोई सामान 20,000 रुपये तक का है या कोई कार्य 20,000 रुपये तक का है, तो उसको कोई स्थानीय दैनिक समाचार पत्र हो गया या कोई साप्ताहिक समाचार पत्र हो गया या पाक्षिक, पाक्षिक मतलब हर 15 दिन में जो मैगजीन निकलती है ना उसके अंदर हो, और वो राज्य सरकार से अनुमोदित है, तो 20,000 रुपये तक का टेंडर आप इनमें छपवा सकते हो। अगर कोई टेंडर 20,000 रुपये से 10 लाख रुपए तक का है, तो उसको जो है एक प्रमुख दैनिक समाचार पत्र में, जैसे दैनिक भास्कर या राजस्थान पत्रिका, दोनों में से किसी एक में छपवा सकते हो। अगर कोई जो है 10 लाख रुपए से अधिक का कोई टेंडर है, तो उसको पूरे देश में कोई ऐसा समाचार पत्र चलता हो, जैसे हम बात करें पूरे देश में, जो पूरे देश के अंदर समाचार पत्र रहता है, एक राज्य भर में प्रचलित एक प्रमुख दैनिक समाचार पत्र, एक अखिल भारतीय समाचार पत्र जो कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाए। मतलब इस 10 लाख रुपए से अधिक का अगर टेंडर है, तो उसमें जो राजस्थान में दैनिक भास्कर या राजस्थान पत्रिका में 2 मानता हूँ, ठीक है, और देश भर में कोई चलता हो, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया चलता है, ठीक है, इंग्लिश अखबार है लेकिन पूरे देश में चलता है वो, तो वहां पे और यहाँ पे दोनों जगह छपवाया जाएगा। तो इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट बात नहीं है, पर फिर भी हमें ध्यान में रखना है। नियम 12, अग्रिम धन। अग्रिम धन अर्नेस्ट मनी, अर्नेस्ट मनी, या फिर हम बोलते हैं इसको अमानता राशि, अमानता बोल लो या फिर हम बोल लो धरोहर राशि, या हम बात करें आपकी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी बोलते हैं ना, ठीक है। तो ये किसी भी प्रकार का कोई टेंडर लगाना है या किसी को भी टेंडर लगाना है किसी फर्म को, या फिर हम बात करें कोई कार्य करवाना है, किसी ठेकेदार कोई टेंडर लगा रहा है, तो एक निश्चित होता है, मेरे हिसाब से ये होता है, अपने एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा याद है कि कोई भी जितनी रेट होती है, मान लो 80,000 रुपये का टेंडर है, नगर पालिका ने 80,000 रुपये का टेंडर रखा है, तो इसका 10%, इसका 10% कितना हो गया, 8,000 रुपये सिक्योरिटी रखवाएंगे, ठीक है, सिक्योरिटी रखवाएंगे 8,000 रुपये। अगर वो टेंडर में सामान की क्वालिटी या वस्तु खराब अगर देता है तो उसके अमानता राशि जब्त हो जाती है। अगर किसी के टेंडर खुल जाता है तो ये नगर पालिका में ही रहती है, अगर नहीं खुलता है टेंडर तो वो जो है नहीं खुलने 7 दिवस के अंदर अंदर जो है ये राशि वापस लौटा दी जाती है, ठीक है, 7 दिवस के अंदर अंदर, ध्यान रखना है। तो 12 नियम में क्या लिखा हुआ है, अर्नेस्ट मनी या अग्रिम धन। तो किसी प्रकार के कार्य हेतु सामान क्रय करने के लिए निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि किसी के साथ निविदा नोटिस में निर्धारित अग्रिम धन न हो। तो अग्रिम धन जब तक नहीं होगा तब तक आपका जो टेंडर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अग्रिम धन निविदा को कंफर्म करने के लिए लिया जाता है और ये सुनिश्चित होता है कि केवल गंभीर निविदादाताओं को ही निविदा दाखिल करिए, ठीक है, ऐसा नहीं हर कोई आके और लगा गया टेंडर, ठीक है, पता चले कि वो तो उसके तो बस की नहीं है काम करने के बाद में। तो इसमें क्या है, ये राशि निर्धारित कर दी जाती है ताकि जो है सीरियस जो है ठेकेदारी आए। धारा 13, धारा 13 क्या कहती है दोस्तों, समस्त वस्तुएं उनकी स्वीकृति से पहले निरीक्षण के अधीन होगी। समस्त वस्तुएं राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट परीक्षण या निर्धारित किए जाते हैं। ऐसा परीक्षण विनिर्माण के दौरान या सामान प्रदान करने वाले के परिसर से भेजे जाने के पहले या बाद में। कोई भी सामान आपको अगर खरीदना है या कोई कंपनी या ठेकेदार अगर सामान दे रहा है नगर पालिका में, तो नगर पालिका मुख्य जो कार्यपालक अधिकारी है या मुख्य नगर पालिका अधिकारी है या उसके अधीन कोई अधिकारी है, तो उस सामान का निरीक्षण पहले भी कर सकता है। मतलब सामान प्राप्त होने से पहले भी हम जाके क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमें ये क्वालिटी का सामान मिल रहा है। धारा 14, हमने शुरू में बात करी थी, धारा 14 सक्षम स्वीकृति आवश्यक है। तो सक्षम स्वीकृति कौन सी आवश्यक है, सक्षम स्वीकृति से क्या मतलब है, सक्षम स्वीकृति कोई भी संविदा, सामान, माल का क्रय या कार्य निम्न पदाधिकारियों की पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, अनुमोदन के बिना संपन्न नहीं किए जाएंगे। मान लो कोई 25 लाख रुपए तक का कोई सामान खरीदना है, मैं आपको नगर पालिका से बताता हूँ, उल्टा चलते हैं अपन, ये नगर निगम का लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ ये नगर परिषद और ये नगर पालिका बोर्ड।
नगर पालिका बोर्ड में क्या है कि अगर 1 लाख रुपए तक का अगर व्यय करना है तो उसके लिए जो है प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति कौन दे देगा? कार्यकारी अधिकारी, मतलब ईओ। नगर पालिका में ईओ होता है, आपको पता है सबको। ईओ 1 लाख रुपए तक की स्वीकृति दे सकता है, लेकिन 25 लाख रुपए तक की स्वीकृति कौन देगा? अध्यक्ष, जो चेयरमैन है वहां का। और 50 लाख रुपए तक के सामान की या कोई काम की स्वीकृति कौन देगा? वित्त समिति। 50 लाख रुपए तक की नगर पालिका बोर्ड की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। नगर पालिका बोर्ड में 1 लाख रुपए तक की पावर है आपके पास। 1 लाख, अगर आप ईओ बन जाओगे तो ध्यान रखना 1 लाख रुपए तक का खर्चा आप खुद की रिस्क पे कर सकते हो, किसी की जरूरत नहीं है, ना चेयरमैन की है, ना पार्षद की है, ना कोई समिति की है। 1-1 लाख रुपए का खर्चा करो, खूब बढ़िया। एक काम है 1 लाख रुपए का, ऐसे नहीं है कि आप ये सोचो कि पूरे महीने में एक काम कर सकते हैं 1 लाख रुपए। 1 लाख के कितने भी काम कर सकते हो। जो चतुर होते हैं ना, ये जो एक्सपीरियंस होल्डर हो जाते हैं, चतुर ईओ, मान लो कोई 5 लाख का काम है तो 1-1 लाख रुपए की स्वीकृति दे देते हैं और 5 अलग अलग काम दिखा के वो पूरा एक काम हो जाता है। समझ रहे हो ना, मतलब तरीके हैं बहुत सारे। तो 25 लाख रुपए तक का व्यय है तो वो अध्यक्ष कर सकता है, स्वीकृति दे सकता है। और 50 लाख रुपए तक अगर पैसा खर्च हो रहा है तो उसमें वित्त समिति कर सकती है। और मान लो पूरे नगर पालिका में मान लो 10 करोड़ रुपए पड़े हैं, अब पूरा ही खर्च करना है अपन को, तो नगर पालिका बोर्ड में रखा जाएगा। वो प्रस्ताव है बोर्ड में, नगर पालिका की जो बोर्ड मीटिंग होती है ना, उसमें रखा जाएगा और फिर जो है खर्चा होगा। अब नगर पालिका बोर्ड का ये ध्यान रख लो और नगर परिषद अपने आप याद हो जाएगा। करना क्या है? गुणा 2 करना है। क्या करना है? गुणा 2 करना है। कैसे? कि यहाँ पर जो 1 लाख है ना, वहां पर वो 2 लाख रुपए, यहाँ 25 लाख है वो वहां 50 लाख है, वहां यहाँ 50 लाख है वहां 1 करोड़ रुपए। तो जहां पे ईओ होता है तो वहां आयुक्त होता है, यहां पर अध्यक्ष होता है तो वहां सभापति होता है, और वहां वित्त समिति होती है। ठीक है, देखो नगर परिषद के मामले में 2 लाख रुपए तक का व्यय आयुक्त कर सकता है, 50 लाख रुपए तक का व्यय के लिए स्वीकृति सभापति दे सकता है। सभापति इन द सेंस सभापति और कमिश्नर दोनों मिलकर देंगे, ठीक है। और 100 रुपए नहीं, 100 लाख मतलब 1 करोड़ रुपए तक का अगर व्यय है तो वित्त समिति इसमें क्या कर सकती है? प्रशासनिक स्वीकृति दे सकती है। प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति, मैंने कभी क्या बोला कि वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति के बिना कोई काम नहीं किया जाएगा। अगर वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति के बिना अगर आप टेंडर भरवा लेते हो, ठीक है, टेंडर भरवा लेते हो और आप जो है काम करवा लिए और उसका भुगतान भी आपने कर दिया, क्यों? आपके हाथ में सारी है, चेक काटा और फलाट तुरंत दे दिया, ऐसा करोगे वो गलत होगा और ऑडिट में जो है आपके ऊपर केस भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति आपको जरूरी है। व्यक्तिगत जिम्मेदार रहोगे नहीं तो 50 लाख रुपए आपको घर से देने पड़ेंगे। ठीक है, तो नगर परिषद में और नगर पालिकाओं में सेम है। नगर परिषद में डबल कर लेना, नगर पालिका होगा। नगर निगम मामले में यहां थोड़ा सा अलग है। यहां जो है 25 लाख रुपए तक की वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति देनी है तो वो देगा दोस्तों अतिरिक्त आयुक्त, एडिशनल कमिश्नर या उपायुक्त, डिप्टी कमिश्नर। और 1 करोड़ रुपए तक की अगर आपको स्वीकृति देनी है तो कमिश्नर देगी या देगा। ठीक है, और 2 करोड़ रुपए तक की जो स्वीकृति है वो महापौर, मेयर, और 5 करोड़ रुपए तक की अगर स्वीकृति है तो वित्त समिति देगी। और अगर कोई पूरा बजट लगाना है तो निगम का जो बोर्ड है वो देगा। तो यहां ध्यान रखना, यहां पे क्या है? 25 लाख, यहां पे क्या है दोस्तों? 25 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़। और पूर्ण कौन देगा? एडिशनल कमिश्नर, कमिश्नर, मेयर, वित्त समिति। ठीक है, धारा 14 में सक्षम अधिकारी लिखा हुआ है कि कौन प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दे सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई है धारा 14 में। मूल प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति में किसी भी स्थिति में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति में मान लो आपने दे दिया कि 1 लाख रुपए तक की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दे दी। अब ऐसा नहीं कि फाइल चला दिया आपने, स्वीकृति मिल गई, उसके बाद जो है बोले नहीं इसको जो है बढ़ाकर 1,50,000 कर दो। मूल प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति में वृद्धि नहीं की जाएगी। यदि किसी अनुमान में स्पष्ट रूप से 2 या अधिक उपशीर्ष अर्थात 2 या 2 से अधिक अलग अलग विषय हो जिन पर व्यय किया जाना है तो प्रत्येक शीर्ष में अपनी स्वयं की रकम के 10% से अधिक वृद्धि या कमी अंतर नहीं होना चाहिए। मान लो कोई मतलब एक तरह से हम बात करें कि डबल काम हो रहे हैं, मतलब कोई एक काम के लिए 1 लाख रुपए की स्वीकृति हो सकती है, लेकिन उसमें जो है एक छोटा काम भी है, उसके लिए भी जो है थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा लगेगा, तो आप 10% बढ़ा सकते हो या 10% कम कर सकते हो। 10% मतलब 1 लाख
10,000 रुपये तक की आप प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति एक्स्ट्रा कर सकते हो, लेकिन आप इससे ज़्यादा नहीं करोगे। अगर आप करोगे तो फिर आपके लिए गड़बड़ है, फाइल ही बंद कर देना आप लोग, ना करना ही मत। दोबारा से बोले दोबारा नई फाइल चलाएंगे, ठीक है। फिर उसमें बढ़ा लेना, चेयरमैन से स्वीकृति ले लेना, तरीके बहुत हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि प्रशासनिक अनुमोदन के बिना काम नहीं होगा, ठीक है। प्रशासनिक अनुमति आपको लेनी पड़ेगी। किसी भी कार्य को विभाजित नहीं किया जाएगा। अभी जैसे मैं कह रहा था ना, अब मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, बाद में बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, आपको अब ये अपन को क्या है, सिलेक्शन लेना हो, सिलेक्शन के बाद पूछ लेना मेरे से, ट्रेनिंग पे जाओगे ना तब पूछ लेना कैसे क्या काम करना है। तो किसी भी कार्य को विभाजित नहीं किया जाएगा। स्थानीय निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या आयुक्त कार्यपालक अधिकारी द्वारा ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी कार्य का जो है विभाजन नहीं हो। कोई काम है तो ऐसे नहीं है कि आप जो है उसके टुकड़े कर दिए, 5 लाख का काम है तो 1-1 लाख के 5 कर दिए, मैं बोल रहा था ना कि टुकड़े कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसमें लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन ठीक है, होने को बहुत कुछ होता है। प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति उसमें बजट शीट्स और बचत शीट्स का उल्लेख करते हुए जारी करना चाहिए। मतलब कि इतना हमारा, जैसे मान लो 1 लाख रुपए का आपको क्या करना है, प्रशासनिक स्वीकृति जारी करनी है। अब नगर पालिका के पास है 10 लाख का बजट, ठीक है, 10 लाख का बजट है और 1 लाख का उसमें जारी कर देंगे तो 9 लाख रुपए बचेंगे आपके पास, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए काम करना है, बजट को ध्यान में रखते हुए। सक्षम अधिकारी के संकल्प या आदेश में कोई कार्य सामान के नाम, निम्न सबसे जो लोअर जो बिडर है, सबसे जो कम जो पैसे लगाया है उसका नाम, प्रीमियम, प्रतिशत, राशि का उल्लेख किया जाना चाहिए। संबंधित नगर पालिका के पास बजट और निधियां उपलब्ध होने के पश्चात ही वर्क ऑर्डर जारी होगा, कार्यादेश जारी होगा। अगर अब नगर पालिका के पास बजट ही नहीं है ना, पैसे ही नहीं है खर्चा करने के लिए, तो कार्यादेश जारी नहीं होगा जब तक बजट नहीं आ जाएगा। निविदा खोलने के 7 दिवस के बाद में कार्यादेश जारी होगा। 7 दिवस के अंदर अंदर कार्य आदेश जारी होगा, बाद में नहीं। जैसे आज टेंडर खुल गया तो टेंडर के आज के 7 दिन के अंदर अंदर आपको क्या देगा, वर्क ऑर्डर मिल जाना चाहिए, ठीक है। बजट होना चाहिए लेकिन वर्क ऑर्डर जारी करने के लिए, ये ध्यान में रखना, ठीक है। उसके और जब कार्यादेश जारी हो जाएगा, वर्क ऑर्डर जारी हो जाएगा, उसके बाद जो है करार हो जाएगा। करार होना जरूरी है। मान लो कोई ठेकेदार बीच में छोड़ के भाग गया तो फिर आपको क्या है, वो उसकी जो है एग्रीमेंट होना चाहिए दोनों में, नगर पालिका और ठेकेदार के बीच में। तो फिर आप क्या कर सकते हो, कोर्ट में केस कर सकते हो उसके। कार्य पूरा करने हेतु निश्चित अवधि। अब ऐसे थोड़ी कि आपने टेंडर निकाल दिया और कार्य चल रहा है, भाई चल ही रहा है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, कार्य खत्म ही नहीं हो रहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। होगा क्या कि अगर 5 लाख रुपए तक का कोई काम है तो उसको करने का टाइम है 1 माह। 1 माह के अंदर आपको रोड भी बना के देनी पड़ेगी, काम करना ही पड़ेगा 1 माह के अंदर। अगर कोई काम 10 लाख रुपए तक का है, 5 लाख से 10 लाख, तो उसके लिए 2 माह का टाइम दिया हुआ। अगर कोई 10 लाख से 50 लाख तक का काम है तो उसके लिए 4 माह का टाइम दिया हुआ। अगर कोई 50 लाख से 100 लाख मतलब 1 करोड़ तक का काम है तो उसके लिए 6 माह का टाइम दिया हुआ है। और कोई 1 करोड़ से अधिक का है तो बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितना टाइम देते हैं। हो सकता है 7 महीने दे दें, हो सकता है 2 साल दे दें, ठीक है, वो बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो 1 महीने से ज़्यादा वगैरह काम नहीं कर रहा है ना, 1 महीने से ज़्यादा हो गया और काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसकी जो है पेनल्टी लग जाएगी दोस्तों, पेनल्टी लग जाएगी, उसके पेमेंट में से कटौती हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। आगे देखो, कार्य की अनुपातिक प्रगति और समय भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा। अब ऐसा थोड़ी है कि मतलब कोई ठेकेदार काम कर रहा है तो जेब से पैसे लगाया जा रहा है और नगर पालिका उसको भुगतान नहीं कर रही है। मान लो अगर किसी ने काम जो है 1/4 काम कर दिया है तो उसको जो है भुगतान 1/8 कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर 1/2 काम कर दिया, आधा काम कर दिया है तो उसको 3/8 भुगतान कर दिया जाएगा, है ना, कुल राशि का 3/8। अगर मान लो किसी ने जो है 3/4 कर काम कर दिया है तो उसको जो है 3/4 भुगतान कर दिया जाएगा, 75%। मान लो अगर किसी ने काम पूरा कर दिया है तो पेमेंट भी पूरा कर दिया जाएगा, सिंपल सी चीज है। तो ये ध्यान में रखना है कितने काम पर कितना भुगतान करना है। यदि विभाग के पास कोई कार्य करने के लिए कोई विशेष प्रकृति का कोई कार्य है, कुछ में प्रोफेशनल की आवश्यकता है, अगर वो नहीं है विभाग के पास तो बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के बाद, ठीक है, वो उनकी सेवाएं किराए पे ली जा सकती है। अगर किसी के पास प्रोफेशनल काम नहीं है, मान लो नगर निगम के पास, नगर पालिका के पास कोई ऐसी मशीन नहीं है जो उनके उस काम में उपयोगी है, ऐसी मशीन नहीं है नगर पालिका के पास, और वो मशीन केवल उस काम के लिए है, बाकी तो नगर पालिका खरीद के करेगी भी है, तो सेवाएं किराए पे ली जा सकती है। और ऐसी सेवाओं के लिए बजट अलग से प्रावधान करना होगा, भाई उसको पैसा भी तो देना है, किराया भी तो देना है। और मान लो टेंडर जो है 10 जनों ने लगाया, अब निकलेगा तो एक के ही ना, जो सबसे कम बिड लगाएगा, बाकी 9 का क्या,
नौकों को जो अग्रिम धन दिया था ना नियम 12 के अंदर अग्रिम धन, उसको 7 दिवस के अंदर लौटा दिया जाएगा। ठीक है, नगर पालिका की जिम्मेदारी है। कोई एकल निविदा प्राप्त हुई है, मतलब एक ही निविदा आई है, टेंडर लगाया नहीं किसी ने, एक जने ने लगाया केवल, यदि एकल निविदा प्राप्त हो और प्रस्तुत लागत की दरें युक्ति युक्त हो तो अगले उच्चतर प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत की जा सकती है। मान लो एक ही टेंडर आया है, मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि नगर पालिका अधिकारी को लगता है कि जो टेंडर एक जने ने लगाया है वो सही लगाया, रेट सही है, बिल्कुल पसंद आ गई, संतुष्टि के स्तर तक, एक ही शब्द लिखा हुआ संतुष्टि के स्तर तक, संतुष्ट है नगर पालिका अधिकारी, तो जो है एक आदमी को भी टेंडर दिया जा सकता है। ठीक है, होता क्या है अमूमन क्या होता है कि अगर एक जने ने टेंडर लगाया है और उसको टेंडर दे देते हैं तो कहीं ना कहीं जो है डाउट के घेरे में चीजें निकल के आती हैं, तो इसलिए जो है टेंडर रद्द किया जाना उचित है। आप भी अगर आप बनते हो तो आप इस चीज का ध्यान में रखना कि दोबारा से जो है टेंडर करवाए जाए। ठीक है, अगर आप उसको दे रहे हो तो ये आपको स्पष्ट उल्लेख करना है कि दोबारा से जो है टेंडर क्यों नहीं करवाए जाने चाहिए। ठीक है, वो सारी चीज आपको रिटर्न में देनी पड़ेगी। कोई भी संविदा पूर्ण या भागते रद्द की जा सकती है, मतलब टेंडर को रद्द किया जा सकता है और उसी सक्षम अधिकारी द्वारा जिसके पास जो कार्य आदेश दिया गया है उसके द्वारा टेंडर रद्द किया जा सकता है और किसी फर्म को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि अगर वो भ्रष्टाचार करता हुआ पाया जाता है या फिर काम की क्वालिटी खराब रखता है तो। ठीक है, और उसके लिए जो है लेखबद्ध रिटर्न में बताना होगा कि इसने क्या कमी की है जिस प्रकार जिसकी वजह से आप जो है ये क्या काम कर रहे हैं, इसका ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं इसको। ठीक है, और इसके लिए संविदा लिखित रूप में की जाएगी, और संविदा मतलब एग्रीमेंट जो है लिखित रूप में किया जाएगा और सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे और बोर्ड की सामान्य मोहर लगाई जाएगी। सिंपल सी बात है। नियम 15 क्या कहता है, अनुमानों का अनुमोदन तथा बिलों का परीक्षण। अब मान लो काम पूरा हो गया, बिल बिल देने की बात है, पेमेंट करना है किसी फर्म को, तो उसका पेमेंट जयन करेगा। अगर कोई बिल 1 लाख रुपए तक का है तो उसको वेरीफाई काम करने का किसका का है, जयन, कनिष्ठ अभियंता का। ठीक है, अगर कोई बिल 5 लाख तक का है तो वो फाइल आईएन के पास भी जाएगी, सहायक अभियंता के पास। अगर कोई काम अगर 50 लाख रुपए तक का है तो दोस्तों फाइल जाएगी, ये होता है XEN, है ना, आदिशासी अभियंता। ठीक, अगर कोई फाइल 1.5 करोड़ रुपए तक की है तो वो जाएगी दोस्तों, वो जाएगी फाइल SE सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पास। ठीक है, ये ध्यान में रखना कि 1 लाख तक की फाइल जयन के पास जाएगी, 5 लाख की आईएन तक जाएगी और एक्शन तक जाएगी 50 लाख तक की, और ऐसी के पास जाएगी 1.5 करोड़ रुपए तक की फाइल। ठीक है, ये ध्यान रखना कि अगर मान लो आपने 1.5 करोड़ का काम किया है तो आपको जो है अनुमोदन करवाना पड़ेगा ऐसी से। और इसके ऊपर का अगर कोई बात हो गई है ना, मान लो इस 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर का कोई पेमेंट है तो सरकार ने एक तकनीकी कमेटी बना रखी है और वहां पे ये फाइल जाएगी, वहां पे ये फाइल जाएगी। और तकनीकी समिति में कौन कौन होते हैं वो देखो, नगर पालिका की शक्तियों से अधिक होने पर राज्य सरकार को भेजा जाएगा जो कि एक तकनीकी समिति का गठन करेगी। यह समिति 1 सप्ताह के भीतर भीतर, टाइम बाउंड किया हुआ है दोस्तों, 1 सप्ताह के भीतर भीतर इस प्रस्ताव पर निर्णय लेगी। और इस प्रस्ताव पर निर्णय लेगी ना ये समिति, तो इसमें जो अधीक्षण अभियंता और स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा, अधीक्षण अभियंता और स्थानीय निकाय निदेशालय मतलब जो DLB के अंदर जो SE बैठता है, अधीक्षण अभियंता सुपरिटेंडेंट इंजीनियर DLB के अंदर जो बैठता है, DLB आपको पता है पूरे राजस्थान का एक है, तो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर भी पूरे राजस्थान का एक होगा, जो सीनियर मोस्ट SE होता है। ठीक है, तो वहां तक ये फाइल जाएगी और वहां से जो है क्या होगा, साइन होंगे और तब जाके जो है ये फाइल पे पेमेंट होगा। 1.5 करोड़ से अधिक की फाइल अनुमान स्थल के निरीक्षण के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग की प्रचलित दरों के आधार सूची के आधार पर तैयार किए जाएंगे। ठीक है, जो बिल है, जो बिल बनाए जाएंगे वो जो PWD में जो PWD जो डिपार्टमेंट है, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उसमें जो रेट्स वगैरह हैं, उसमें जो सूचियां हैं, तो उसके आधार पर ये बिल तैयार किए जाएंगे। दिए जाने वाले अनुमानों के साथ कार्यस्थल की योजना, डिजाइन, रेखाचित्र, संरचनात्मक डिजाइन और तकनीकी टिप्पणी संलग्न की जाएगी। सिंपल सी चीज है, अनुमान
3 प्रतियों में तैयार किए जाएंगे। जो बिल है जो 3 प्रतियों में तैयार किए जाएंगे और एक प्रति उस तकनीकी अधिकारी के पास रखी जाएगी, दूसरी अगले उच्चतर अधिकारी को प्रेषित की जाएगी और मूल प्रति संबंधित नगर पालिका को भेज दी जाएगी। तो 3 प्रति में बिल हमेशा 3 कॉपी में तैयार होते हैं, ये ध्यान रखना। नियम 16, यदि कोई संविदा नियम इन नियमों या अधिनियम के अनुसार नहीं हो तो वह बाध्यकारी नहीं होगी। मान लो अगर कोई नियम कोई संविदा या कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई टेंडर है, इस नियम के अनुसार नहीं है तो वो बाध्यकारी नहीं है, उसको रद्द कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। लास्ट नियम 17, निविदा इत्यादि के प्रारूप। तो दोस्तों निविदा का टेंडर का प्रारूप क्या होगा, टेंडर किस फॉर्मेट में होगा, शर्तें क्या होंगी, ठीक है, समझौता क्या, एग्रीमेंट का क्या प्रारूप होगा, परिवर्तन है ना क्या होगा, तो वो जो है राजस्थान के सामान्य वित्तीय लेखा नियमों में निर्धारित किए हुए हैं, GF&R, ठीक है। सामान्य वित्तीय जर्नल फाइनेंशियल एंड जो रेगुलेटरी जो है उसके अनुसार रूल्स इनमें लिखा हुआ है, GF&R, अकाउंट्स रूल्स, जर्नल फाइनेंस एंड अकाउंट रूल्स में ये जो है फॉर्मेट सारे दिए हुए हैं। तो हमें इसके ध्यान में नहीं देना, केवल GF&R का ध्यान में रखेंगे तो भी ये फॉर्मेट होंगे कि निविदा का क्या प्रारूप है टेंडर निकालने का, ठीक है, संविदा क्या है, शर्तें क्या रख सकते हैं, ये सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है ना। तो ये हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है और ये देखो बहुत बढ़िया तरीके से मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरा नियम कंप्लीट हो चुका है, PDF डाउनलोड कर लेना, ये मैं पूरी PDF दे दूंगा मोबाइल के अंदर देखने के लिए और बाकी ये जो उपलब्ध मैं आपको करा ही दूंगा, ठीक है। तो चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत देर तक आपने मेरे को सुना, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आप जो है कमेंट में एक अच्छा सा मैसेज कर दो तो मोटिवेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे, क्लास थोड़ी आज लंबी हो गई है क्योंकि देखो समझने वाली चीज़ थी, ऐसा पूरे जो आप जो 1000 2-2 हज़ार रुपये देके कोर्स ले रहे हो ना, वहाँ पे भी नहीं समझाएंगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बता देना कैसा लगा, और एक और क्लास होनी है, उसमें जो हम नियम खत्म कर देंगे, ठीक है, और हमारा कंप्लीट काम हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे MCQs और वो करेंगे हम RS प्री के बाद में, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो है उसमें अभी तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राम।